बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। मलिक शावर ने मिस्र की वजारत बल्कि बादशाहत हासिल तो कर ली थी, लेकिन अब यह हड्डी उसके गले में अटक के रह गई थी। उसने जरगाम की वफादारी खरीदने की बहुत कोशिश की, लेकिन जरगाम उसके हत्थे नहीं चढ़ा। मलिक शावर ने उसे सियासी रिश्वत से राम करना चाहा तो उसका उल्टा असर हुआ। उसने कई बार सोचा कि मिस्र की वजारत छोड़ छाड़ कर सईद वापसी चला जाए और आराम से गवर्नरी करे, लेकिन किसी ने कहा है कि इक़्तिदार का नशा बड़ी मुश्किल से उतरता है। मलिक शावर तो खेल को छोड़ना चाहता था, लेकिन खेल उसे नहीं छोड़ रहा था। जरगाम इस कदर घुन्ना था कि उसकी किसी बात से जाहिर ही ना होता था कि उसके दिल में क्या है और वो किस तरह मलिक शावर को अपने जाल में कस रहा है। आखिर एक ऐसा वक्त आ गया कि जरगाम के खौफ से उसकी रात की नींदें उड़ गई। इस दौरान उसके हुक्म से कई बेगुनाह सूली पर चढ़ गए थे। हुकूमत में ऐसी बातों पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन मलिक शावर एक नामालूम खौफ से, जो दरअसल जरगाम का खौफ था, इस कदर परेशान हो गया था कि अब उसे अपने खास वफादार दोस्त भी दुश्मन मालूम होते थे। आखिर उसने उसका ये इलाज सोचा कि सईद से बच्चों को बुलवा ले, ताकि उनकी मौजूदगी से उसका दिल भी बहला रहे और उसे यह भी महसूस हो कि वो अपनों के साथ रह रहा है। मलिक शावर ने आमिर गरबी के पास एक आदमी के जरिए पैगाम भेजा कि वो सबको लेकर काहिरा आ जाए। जिस वक्त आमिर ने घर वालों को ये खबर सुनाई तो वहां जैसे बाहर आ गई। सबके चेहरे खिल उठे। जरताज को शायद काहिरा जाने की सबसे ज्यादा खुशी थी। वो पूरे घर में इतराई इतराई घूम रही थी। आमिर ने उसे छेड़ा, तुम्हारी दिली मुराद पूरी हो गई, अब तो खुश होना। बहुत खुश, जरताज ने बड़ी मुसर्रत से कहा। बड़े शहर जाने को किसका दिल नहीं चाहता। फिर मैंने आज तक काहिरा की एक झलक भी नहीं देखी। जीजा के अहराम, अबुल होल का अजीमुशान मुजस्मा और न जाने क्या क्या। इस पुर असरार शहर में कितने ही असरार पाए जाते हैं। इसका मतलब है कि तुम वहां पहुंच के मुझे बिल्कुल भूल जाओगी। आमिर ने तंज किया। भूलने वाली चीज तो भुला दी जाती है, लेकिन। और जरताज ने उसे शौक नजरों से देखा। यानी मैं भूलने की चीज हूं? ये तुम अपने दिल से पूछो। अगर तुम्हारा दिल मुझे भूल जाने पर आमादा है तो। ये दिलचस्प छेड़छाड़ जारी थी कि आमिर की बहन एकदम कमरे में आ गई। अरे तुम अब तक यहीं हो आमिर? बहन ने हैरानी से कहा। मैं अपनी तरफ से बिल्कुल तैयार हूं, बस सवारी का इंतजार है। मैं बेकार नहीं बैठा हूं बाजी, आमिर मुस्कुराया। मैं भी तैयार हूं, गाड़ी कोई दम में आने ही वाली है। लेकिन जरताज तो इस तरह बैठी हैं जैसे इन्हें काहिरा जाना ही नहीं है। वो तैयार कैसे हो? तुमने उसे बातों में जो लगा रखा है। बहन ने आमिर को घूरा। बातें ये कर रही थी बाजी। आमिर ने तवेले की बला बंदर के सर के मिस्दाक अपना पहलू बचाया। ये पूछ रही थी कि अबुल होल की ऊंचाई कितनी है, एहरामे मिस्र किस मिट्टी के बने हैं, और बस बकवास बंद करो, जाओ देखो गाड़ी क्यों नहीं आई अब तक। बहन ने मसनूई गुस्से से आमिर गरबी को डांटा और वो जरताज को घूरता हुआ बाहर चला गया। एक बंद गाड़ी हवेली के इहाते में आ गई। उसमें सिर्फ जरूरी सामान रखा गया था। मलिक शावर की दोनों बच्चियां, बीवी और बहन गाड़ी में बैठ गईं और आमिर गरबी घोड़े पर सवार उनके साथ चलने लगा। गाड़ीबान मलिक शावर का पुराना नमकख्वार था। आमिर उससे बातें करता हुआ चल रहा था। गाड़ीबान खामोश खामोश था और सिर्फ हाँ हूं और नहीं से जवाब दे रहा था। आमिर 2-3 बार काहिरा हो आया था और उस वक्त काहिरा की तारीफ में कसीदे पढ़ रहा था। गाड़ीबान के चेहरे से मालूम होता था कि उसे आमिर की बातें नागवार गुजर रही हैं और वो महज तकल्लुफन हूं हाँ कर रहा है। आखिर गाड़ीबान ने एकदम आमिर की तरफ मुंह करके कहा, गरबी शहजादे, आप किस काहिरा की तारीफ कर रहे हैं? रोज रोज की लड़ाइयों ने इस शहर का चेहरा बिगाड़ कर रख दिया है। पूरा शहर मैदान जंग बना हुआ है, भाई भाई का दुश्मन हो रहा है। आमिर गरबी ने हैरत से गाड़ीबान को देखा। अगरचे उसके लहजे में तलखी थी, लेकिन वो बातें इस कदर एतमाद से कर रहा था कि आमिर को उसकी बातों में संजीदगी नजर आई। उसने गाड़ीबान के लहजे की तलखी को नजरअंदाज करते हुए कहा, शायद तुम ठीक कह रहे हो। मैं तो उस काहिरा शहर का जिक्र कर रहा हूं जिसे मैंने अमन के जमाने में देखा था। तुम उसे मैदान जंग बता रहे हो तो ठीक ही होगा, लेकिन मलिक भाई ने कल जो आदमी हमें बुलाने भेजा है उसने हमें कोई ऐसी बात नहीं बताई। गरबी शहजादे, आप आका हैं और मैं गुलाम। मैं आपकी बात नहीं काटता, लेकिन मेरा एक दोस्त आज काहिरा से पलटा है। उसने जो हालात मुझसे बयान किए हैं उससे यही नतीजा निकला कि दारुल खिलाफा काहिरा में
किसी वक्त जंग छिड़ सकती है। जंग? क्या किसी बैरूनी ताकत ने काहिरा को घेर लिया है? आमिर गरबी ने इस्तिफसार किया। बाहर से कौन आएगा शहजादे? गाड़ीबान ने अफसोस जाहिर किया। काहिरा में अंदर ही के दुश्मन क्या कम है? मेरे दोस्त ने बताया है कि महल्लात शाही के दारोगा जरगाम ने हमारे आका के खिलाफ बगावत कर दी है और दोनों तरफ की फौजें आमने सामने मोर्चाबंद हैं। सुलह की बातचीत हो रही है। अगर ये गुफ्तगू नाकाम हो गई तो जंग छिड़ जाएगी, फिर पता नहीं कौन जीते और कौन हारे। आमिर गरबी परेशान हो गया। उसने कहा, यह बात तुम्हें पहले बताना चाहिए थी। अगर हमें मालूम हो जाता तो शायद हम सईद से रवाना ही ना होते। मैं समझा था कि आपको सब कुछ मालूम हो चुका है और आप किसी मसलहत की बिना पर आका के पास मां, उनकी बीवी, बच्चों के तशरीफ लिए जा रहे हैं। गाड़ीबान ने निहायत मतानत और अदब से जवाब दिया, आप मशवरा कर लीजिए, हम अभी सईद से ज्यादा दूर नहीं आए। अच्छा, गाड़ी रोक लो। गाड़ी एक झटके के साथ रुक गई। अंदर बैठी हुई सवारियां परेशान हो गई। उस वक्त आमिर ने गाड़ी के पर्दे से अंदर मुंह डाला। बाजी, काहिरा के हालात के बारे में एक ताज़ा खबर मिली है। फिर आमिर ने गाड़ीबान से जो कुछ सुना था वो बिल्कुल उसी तरह बहन से बयान कर दिया। शावर की लड़कियां तो छोटी थी, वो कुछ ज्यादा ना समझ सकी, लेकिन मलिक शावर की बीवी और भांजी उस इत्तला से बहुत परेशान हुई। उन्हें तो जैसे चुप लग गई। खामोशी ने ज्यादा तूल खींचा तो आमिर गरबी ने कहा, बाजी, ये वक्त खामोशी का नहीं, गाड़ी सरे राह रुकी खड़ी है, हमें जल्द से जल्द किसी न किसी नतीजे पर पहुंचना है। तुम क्या कहते हो आमिर? बहन ने मुर्दा आवाज में दरियाफ्त किया। आमिर ने सोचते हुए कहा, बाजी, इस वक्त काहिरा में दाखिल होना खुद को हलाकत में डालना है। हमारा अगरचे मुखालफों से कोई झगड़ा नहीं, लेकिन आप मलिक भाई की बीवी और मैं उनका बिरादर निस्बती हूं। दुश्मन हमें आसानी से दारुल वजारत तक नहीं पहुंचने देगा और अगर हम वहां पहुंच भी गए तो मलिक भाई की मुश्किलात में और इजाफा हो जाएगा। फिर हमें क्या करना चाहिए ये भी तो बताओ आमिर। बहन की आवाज लरज रही थी। मेरे ख्याल में हमें सईद वापस जाना चाहिए, आमिर गरबी ने फैसला कर दिया। क्या तुम्हारा ख्याल है कि सईद में हम महफूज रह सकेंगे? बहन ने संजीदगी से जवाब दिया, अगर खुदा न खास्ता दुश्मनों का गलबा हो गया तो क्या उसके सवार हमें सईद में चैन से बैठने देंगे? फातेह लश्कर अंधा होता है और मफतूह के अहले खानदान को दुनिया से मिटा देना चाहता है। आप ठीक फरमा रही हैं बाजी, आमिर गरबी ने गंभीर लहजे में कहा, लेकिन खतरा तो दोनों जगह है। काहिरा जाने का तो मतलब है कि हम सांप के बिल में खुद उंगली डाल दें। सईद में यह बात भी तो मुमकिन है कि वहां हम अपनी हवेली के बजाय किसी और जगह सकूनत इख्तियार कर लें और किसी को खबर ना होने दें। आमिर, एक बात को मत भूलो, बहन ने बुजुर्गाना लहजा इख्तियार किया, खतरे से जिस कदर दूर भागोगे वो उतना ही तुम्हारे नज़दीक होगा और जिस कदर खतरे के करीब रहोगे उतना ही खतरा तुमसे दूर होगा। जिस तरह हम सईद में किसी जगह छुप सकते हैं, इसी तरह काहिरा में भी पोशीदा रह सकते हैं। मगर कहाँ, किसके पास? वहां हमारा कोई जानने वाला तो नहीं। आमिर सख्त परेशान हो गया था। तुम्हें याद नहीं है आमिर, बहन ने बताया, तुम्हारे भाई ने चलते वक्त कहा था कि वो सईद उल सादा की हवेली पर ठहरेंगे। सईद उल सादा उनके गहरे दोस्त हैं। आपने खूब याद दिलाया बाजी। आमिर की तमाम परेशानी दूर हो गई। हम काहिरा ही चलेंगे और अगर दारुल वजारत पर कुछ गड़बड़ होती है तो हम सईद उल सादा के मकान पर चले जाएंगे और वहां ठहर के हालात के दुरुस्त होने का इंतजार करेंगे। बंद गाड़ी आगे बढ़ना शुरू हो गई। गाड़ीबान की जुबान भी बंद हो गई और सब लोग पुरसकून हो गए। लेकिन जब गाड़ी काहिरा के बैरूनी महलों में पहुंची तो फिजा में अजब पुरअसरार किस्म का सन्नाटा था। सड़कें और गलियां बिल्कुल वीरान थी, सिवाय उस गाड़ी के और कोई गाड़ी दूर दूर तक दिखाई ना दे रही थी। गाड़ीबान ने लगामें खींच के गाड़ी रोक ली। सबके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। सामने से 4-5 सवार आते दिखाई दिए तो उनकी जान और सूख गई। मेरे लिए क्या हुक्म है शहजादे? गाड़ीबान ने मुर्दा आवाज में कहा। आमिर गरबी उसे खाली खाली नजरों से देख रहा था। तुम्हारा क्या मशवरा है? हमें दारुल वजारत की तरफ जाना चाहिए या सईद उल सादा की हवेली पर? सईद उल सादा? ये कौन साहिब हैं? उनकी हवेली किस मोहल्ले में है? गाड़ीबान ने उल्टा आमिर से सवाल किया। इसका मतलब है कि यह उनसे वाकिफ नहीं। आमिर ने जैसे खुद कलामी की। भाईजान के दोस्त हैं वो, अच्छे माकूल आदमी हैं, उन पर एतमाद किया जा सकता है, आमिर ने वजाहत की। वो यकीनन कोई बड़े आदमी होंगे, मैं अभी किसी से पूछ लेता हूं। गाड़ीबान गाड़ी से उतरने लगा। कहीं मुश्किल में ना फंस जाए हम। आमिर की आंखों से खौफ झांक रहा था। आप फिक्र ना कीजिए, मैं इन सवारों से अभी मालूम किए लेता हूं। गाड़ीबान नीचे उतर गया।
सवार गाड़ी के पास आकर रुक गए। गाड़ीबान ने उनके पास पहुंचकर बड़े इत्मीनान से पूछा, शहर में इस कदर सन्नाटा क्यों है? ना कोई गाड़ी चल रही है और ना पैदल। सवारों ने आपस में एक दूसरे को देखा। फिर उनमें से एक बोला, गाड़ी में जनानी सवारियां हैं? जी हाँ। गाड़ीबान ने इस बात में सर हिलाया। 4 सवारियां, 2 खवातीन और 2 बच्चियां। सवारियों को किसके यहां जाना है? दूसरे सवार का लहजा कुछ करख था। आमिर कुछ कहने के लिए मुंह खोल रहा था कि गाड़ीबान ने ऐसा जवाब दिया जिसमें एक सवाल भी शामिल था। जनाब, क्या आप बताएंगे कि सईदुल सादा की हवेली को कौन सा रास्ता जाता है? पहले की तरह सवारों में फिर इशारे हुए। एक सवार ने बाएं जानिब जाने वाली सड़क की तरफ इशारा किया। इस पर कुछ दूर जाने के बाद बाएं जानिब एक गली घूमी है। गली में सबसे ऊंची हवेली सईदुल सादा की है। शुक्रिया। गाड़ीबान उचक के गाड़ी में बैठ गया। सवार लगामे संभाल के आगे बढ़ने वाले थे कि गाड़ीबान ने एक और सवाल कर दिया, जनाब, अगर किसी को दारुल वजारत जाना हो तो वो कौन सा रास्ता इख्तियार करे? खामोशी से अपने रास्ते पर जाओ, क्या तुम्हें जान प्यारी नहीं? सवार ने उसे डांट दिया और सब सवार एड़ लगाकर घोड़े बढ़ाए चले गए। आमिर गरबी की गाड़ी सईदुल सादा की हवेली की तरफ जा रही थी। बंद गाड़ी को देख के हवेली के मुसल्ला पहरेदारों ने गेट खोल दिया। गाड़ी के साथ साथ आमिर गरबी भी अंदर आ गया। एक पहरेदार आमिर के पास आया और सलाम करके खड़ा हो गया। आमिर उसका खामोश सवाल समझ गया। उसने कहा, क्या सईदुल सादा साहिब मौजूद हैं? जी हाँ, आका महल में मौजूद हैं। पहरेदार ने उसी अदब से जवाब दिया। उन्हें मुतला किया जाए कि सईद से मेहमान खवातीन आई हैं। पहरेदार आमिर की बात सुनकर महल के अंदर चला गया। यह इमारत सईदुल सादा की हवेली के नाम से मशहूर थी, लेकिन अंदर और बाहर दोनों तरफ से यह महल दिखाई देता था और यहाँ के ठाट बाट भी किसी महल से कम न थे। सदर दरवाजे से बाहर 1 दर्जन से ज्यादा जर्क बर्क कपड़ों में मलबूस सवार पहरा दे रहे थे और दरवाजे के अंदर ऊंची चौकी पर यह खूबसूरत इमारत बनी हुई थी। महल के अंदर जाने के लिए 2 दर्जन के करीब सीढ़ियां थी। उन पर चौड़ी राहदारियां थी। इत्तला ले जाने वाला पहरेदार उन्हीं राहदारियों में गायब हो गया था। पहरेदार वापस आया तो उसके साथ कनीजें थी। पहरेदार बाहर की तरफ चला गया और एक कनीज ने आगे बढ़कर आमिर से पूछा, आका ने दरियाफ्त फरमाया कि क्या सईद से आने वाली मेहमान खवातीन का ताल्लुक वजारत माब के खानदान से है? तुम्हारे आका का ख्याल ठीक है। गाड़ी में वजारत माब की बेगम, 2 बच्चियां और उनकी भांजी हैं। आमिर ने तस्दीक की, मैं उनका छोटा भाई आमिर गरबी हूँ। दूसरी कनीज जल्दी से गाड़ी की तरफ बढ़ी और पर्दा हटाकर कहा, खुश आमदीद, आप अंदर तशरीफ ले चलिए, आकाजादी आपकी मुंतजिर हैं। डरी सहमी खवातीन और बच्चियां उतरी और कनीज की रहनुमाई में महल के अंदर चली गईं। दूसरी कनीज ने आमिर को मुखातिब किया, आका आपके मुंतजिर हैं। उसके साथ ही कनीज ने ताली बजाई। एक पहरेदार गेट से भागता हुआ आया। कनीज ने उसे ताकीद की, आप गाड़ीबान को ताकीद कर दीजिए कि महल से बाहर ना जाए, हालात बहुत मखदूश हैं। आमिर की ताकीद से पहले ही गाड़ीबान बोल पड़ा, हालात का मुझे अंदाजा हो गया, मैं पूरी एहतियात करूंगा। आपका मुलाजिम बहुत समझदार मालूम होता है। उसके साथ उसने कनखियों से गाड़ीबान को देखा। गाड़ीबान ने फौरन कहा, मेरी तरफ से इत्मीनान रखिए, इंशाअल्लाह कोई गलती ना होगी। फिर भी आपका शुक्रिया। आमिर दोनों को दिलचस्पी से देख रहा था। फिर कनीज ने इशारा किया और वो उसके अकब में चलने लगा। सईदुल सादा परेशानी के आलम में मखमल फर्श पर टहल रहे थे। मलिक शावर भी जब सईद से आए थे तो उन्हीं के घर पर उतरे थे और काफी अरसे तक यहीं मुकीम रहे थे। मलिक शावर और सईदुल सादा में देरीना ताल्लुकात थे और गहरी छनती थी। वो अपने दिल की बात सईदुल सादा से कह दिया करते थे। सईदुल सादा के मशवरे के तहत मलिक शावर काफी अरसे तक उनके महल ही में अपनी वजारत का दरबार लगाते थे। उन्हें मलिक शावर और जरगाम के बिगड़ते हुए हालात का पूरा इल्म था। सईदुल सादा मलिक शावर के तरफदार थे और चाहते थे कि वो मिस्र के एक अच्छे वजीर आजम साबित हों, लेकिन जरगाम और उनमें जो जहनी बोझ था उसका इलाज उनके पास ना था। उन्हें यकीन था कि जरगाम, जिसने मलिक शावर से अपनी दुश्मनी पर मसलहत का पर्दा डाल रखा है, यह पर्दा एक दिन चाक हो जाएगा। और यही हुआ। जरगाम को जैसे पूरे गिरोह बरकिया का ताउन हासिल हो गया, उसने बगावत कर दी और अब कैफियत यह थी कि मलिक शावर अपने फौजियों के साथ दारुल वजारत पर काबिज था और जरगाम गिरोह बरकिया को इकट्ठा करके हरीम खिलाफत में बैठा था। आमिर गरबी ने दाखिल होकर सईदुल सादा को सलाम किया। सईदुल सादा के कदम रुक गए। उन्होंने परेशान अंदाज में कहा, मेरा ख्याल है कि मलिक शावर के तुम बिरादर निस्बती हो और तुम्हारा ही नाम आमिर गरबी है। जनाब ने सही फरमाया। आमिर ने मुख्तसर सा जवाब दिया। वो भी परेशान हो गया था।
सईदुल सादा ने बढ़ के आमिर के कंधे पर हाथ रखा और उसे एक गद्देदार कुर्सी पर बिठाया। आमिर, तुम्हें खुश आमदीद कहते हुए अफसोस हो रहा है, क्योंकि मुझे यह भी बताना होगा कि दारुल वजारत के हालात बहुत मखदूश हैं और किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। इसका कुछ अंदाजा तो मुझे रास्ते में हो गया था, आमिर ने जवाब दिया, इसलिए मैं दारुल वजारत जाने की बजाय आपके पास आ गया। ये तो तुमने अच्छा किया, सईदुल सादा कहते कहते रुके। काहिरा में मेरे हर एक से ताल्लुकात हैं। मलिक शावर मेरे पास अरसे तक रहने के बाद दारुल वजारत मुंतकिल हुए थे। मैं उस वक्त भी उन्हें दारुल वजारत नहीं जाने दे रहा था, लेकिन उनके ख्याल में दारुल वजारत से अलग रहना मुनासिब ना था। वो चले तो गए, लेकिन जिस बात का खतरा था वो सामने आ गई। यहाँ के हालात आप बेहतर जानते हैं, लेकिन सईद में ये बात मशहूर हो गई थी कि भाईजान ने तमाम ताकतों को जेर करके हुकूमत पर पूरा कब्जा जमा लिया है। आमिर ठहर के कुछ सोचने लगा। समझ में नहीं आता कि सब एकदम कैसे हो गया। भाईजान ने हमें आदमी भेज के बुलवाया है। अच्छा, सईदुल सादा ने हैरत का इजहार किया। यह कब का वाकया है? 2 दिन से दारुल वजारत के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। कहीं आप लोगों को फरेब देकर तो नहीं बुलाया गया? ऐसा मालूम नहीं होता, आमिर ने इनकार किया। भाईजान का पैगाम ले जाने वाला उनका पुराना मुलाजिम है और वो पैगाम देकर फौरन वापस चला गया था। खुदा करे ऐसा ही हो, सईदुल सादा ने फिक्रमंद लहजे में कहा। तुम लोगों के आने की इत्तला से मैं परेशान हो गया था, लेकिन मैं तुम्हें बाहर गली में खड़ा नहीं रख सकता था। अब तुम आ गए हो तो सोच के कुछ फैसला करते हैं। इस बात का तुम यकीन रखो कि जिस तरह मलिक तुम्हें और अपने घर वालों को अजीज रखते हैं, मुझे भी तुम उसी तरह अजीज हो। लेकिन किसी फैसले से पहले तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि मैं यानी सईदुल सादा और वजारत माब मलिक शावर की दोस्ती ज़बान ज़दे खास व आम है। जाहिर है कि यह बात मलिक शावर का दुश्मन जरगाम भी जानता है, जबकि वो कुछ अरसा इस हवेली में रह के भी गए हैं। इस सूरत में आपका भी यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। जरगाम के आदमी किसी वक्त यहाँ पहुंच सकते हैं। आमिर ने बीच ही में लुकमा दिया। देखो, ये बात हुई अक्लमंदी की। सईदुल सादा ने उसे तहसीन भरी नजरों से देखा। तुमने बिल्कुल सही कहा आमिर, जरगाम के सवार यहाँ पहुंचेंगे और मुझे गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन इस वक्त जो मैं इस हवेली में इत्मीनान से बैठा हूँ, इसकी वजह यह है कि जरगाम फिलहाल मलिक शावर से उलझा हुआ है। उसका कब्जा हरीम खिलाफत पर है और मलिक शावर दारुल वजारत पर कब्जा किए हुए हैं। दोनों ताकतें तकरीबन बराबर हैं। अगर गिरोह बरकिया जरगाम की हिमायत कर रहा है और गिरोह बहरिया और चरकिया मलिक शावर की पुष्ट पर है, फिर अभी यह पता नहीं ये लड़ाई कब तक चलेगी और फैसला किसके हक में होगा। बस जब तक इस जंग का कोई फैसला नहीं होता, उस वक्त तक जरगाम का रुख उमरा के तबके की तरफ नहीं होगा। बिरादर बुजुर्ग, आमिर ने मतानत से कहा, जो कुछ आपने फरमाया उस पर यकीन ना करने की कोई वजह नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि खौफ और बेइत्मीनानी की तलवार आपके सर पर हर वक्त लटक रही है और हमारे इस महल में ठहरने से आपको सुकून की बजाय नुकसान ही पहुंच सकता है। इसलिए मैं आपसे इल्तिमास करूंगा कि हम लोग जिस तरह आपके पास आए थे, इसी तरह आप हमें वापस जाने की इजाजत दीजिए। वाह भाई, ये क्या बात हुई आमिर? सईदुल सादा ने नागवार लहजे में कहा। मैं अपने दोस्त के बच्चों को दर दर ठोकरें नहीं खाने दूंगा। हवेली में इस वक्त कनीजों और गुलामों के अलावा और कोई नहीं। काहिरा के हालात बिगड़ते ही मैंने अपने तमाम अजीजों और रिश्तेदारों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया था। मैं मलिक के बच्चों को भी वहीं भेज दूंगा और वो दुश्मन के शर से महफूज हो जाएंगे। रह गया तुम्हारा सवाल, तो जिस तरह मैं तनबा तकदीर यहाँ पड़ा हूँ, इसी तरह तुम भी रहो। मलिक के हालात संभलते दिखाई नहीं देते, लेकिन ऊपर वाला बड़ा मुसब्बबुल असबाब है। क्या अजब के बेहतरी की कोई सूरत निकल आए और तस्बीह के ये मुंतशिर दाने फिर इकट्ठे हो जाएं। सईदुल सादा ने जो हालात बयान किए थे, उनसे जाहिर होता था कि मलिक शावर दारुल वजारत में महसूर हैं और दुश्मन ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा है। आमिर को अब अपने भाई जान की ज़हानत पर भी शुबह होने लगा था। जब खतरात उनके सर पर मंडला रहे थे तो सईद से अहले खाना को बुलाने की क्या जरूरत थी? आपने जो इरशाद फरमाया वही बेहतर मालूम होता है, आमिर ने बहुत सोच के जवाब दिया। अगर इजाजत हो तो इस सिलसिले में मैं बाजी से भी मशवरा कर लूं। वो बेचारी खुद भी बहुत परेशान है। मैं जानता हूं कि इस वक्त कोई माकूल मशवरा नहीं दे सकती, लेकिन वो मुझसे बड़ी हैं, उन्हें हालात से आगाह करना जरूरी है। जरूर जरूर, सईदुल सादा ने तायद की और एक कनीज के साथ आमिर को महल में भेज दिया। मलिक शावर के अहले खाना को महफूज मकाम पर भेज दिया गया। अब आमिर घर भी आज़ाद था। वो मंजर बड़ा असर अंगेज था जब आमिर अपनी बहन और अपनी जाने आरजू जरताज से जुदा हुआ था।
बहन उसे गले लगाए सिसकियां भर रही थी और जरताज सामने तस्वीर बनी खड़ी थी। मौका ऐसा था कि वो आमिर से कुछ खुल के कह भी ना सकती थी। सिर्फ आंखों से बातें हुई और अहदो पैमान बांधे गए। फिर आमिर उन्हें छोड़कर बाहर आ गया। आमिर के जाते ही खवातीन और बच्चियां उसी गाड़ी पर सवार हुई जिसमें वो सईद से आई थी। सिर्फ आमिर गर्भी साथ ना था। उनके गाड़ी बान के बराबर सईदुल सादा का एक आदमी बैठा था जिसकी रहनुमाई में उन्हें एक नामालूम मंजिल की तरफ जाना था। आमिर गर्भी आखिरी सलाम के लिए सईदुल सादा के कमरे में दाखिल हुआ। उनका चेहरा फरते गम से फीका पड़ गया था। सईदुल सादा आमिर को देख के खड़े हो गए। आमिर ने मुसाफा के लिए हाथ बढ़ाया लेकिन उन्होंने दोनों बाजू खोल दिए और आमिर उनके गले लग गया। दिल की जो कैफियत है अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। आमिर, सईदुल सादा ने उसे गले लगाते हुए कांपती आवाज में कहा, बाल बच्चे छूटे, दोस्त छूटा, तुम्हारा आना गनीमत था लेकिन हालात ऐसे हैं कि तुम्हें भी सपुर्दे खुदा कहना पड़ रहा है। आपके गमों का मुझे एहसास है। आमिर की आवाज भी लरस रही थी। काश मैं यहाँ ठहर सकता या आपको अपने साथ ले जा सकता, लेकिन क्या मजबूरी है, मुझे खुद अपनी मंजिल का पता नहीं। तुमने किसी मंजिल का तो तयन किया होगा। सईदुल सादा ने उसे अलग करते हुए कहा, मेरी अकल काम तो नहीं कर रही है, फिर भी अगर तुम मुझे बता सको तो शायद मैं कोई मशवरा दे सकूं। मेरी मंजिल मौत है मोहतरम। सईदुल सादा ने तहसीन आमेज नजरों से आमिर को देखा। लेकिन तुम उन तक पहुंचोगे कैसे? दारुल वजारत के चारों तरफ तो जंग हो रही है। मोहतरम, मेरे पास किसी सवाल का जवाब नहीं। आमिर ने एक ठंडी सांस ली। मुझे सिर्फ बहन से किया हुआ वादा याद है और मैं उसे पूरा करने जा रहा हूं। आमिर उनसे जुदा हुआ, घोड़े पर सवार हुआ और हवेली से बाहर निकल गया। सईदुल सादा उसके पीछे राहदारी तक गए और जब वो हवेली के सदर दरवाजे से निकल गया तो एक आह भर के वापस आ गए। आमिर गली पार करके सड़क पर आ गया। सड़क पर जगह जगह सवार आपस में गुत्थम गुत्था थे। आमिर को यह चीज अजीब सी मालूम होती कि लड़ने वाले सवारों में आधे नकाब पोश थे और आधे बगैर नकाब वाले। आमिर ने घबरा के घोड़ा गली में कर लिया। उसी वक्त एक चौबारे की खिड़की से आवाज आई, कैसे बुज़दिल हो, डर के भाग रहे हो, इन नकाब पोशों को मार भगाओ। आमिर ने सर उठाकर ऊपर देखा। मैं परदेसी हूं, मुझे नहीं मालूम कि नकाब पोश कौन है और क्यों लड़ रहे हैं। नकाब पोश बागी दारोगा जरगाम के सवार हैं। ये दारुल वजारत पर कब्जा करना चाहते हैं। उसके साथ ही ऊपर की खिड़की बंद हो गई। उस गुफ्तगू से आमिर को यह पता चल गया कि जरगाम के सवार नकाब पोश हैं और दारुल वजारत की तरफ जाना चाहते हैं। आमिर हिम्मत करके फिर सड़क पर आ गया। उसी वक्त एक गली से 10-12 सवार निकले। वो घबराए हुए थे, उनके चेहरे खुले थे, इसलिए आमिर को इत्मीनान हुआ। लेकिन फौरन ही दूसरी गली से नकाब पोश सवारों का एक बड़ा गिरोह निकला और देखते ही देखते उन्होंने बेनकाब सवारों को घेर लिया। आमिर उनसे कुछ दूर था। उसने यही गनीमत समझा कि गली में वापस चला जाए। उधर दोनों गिरोहों में लड़ाई शुरू हो चुकी थी। नकाब पोश ज्यादा होने की वजह से हावी हो रहे थे। बेनकाब अफराद मुदाफाती लड़ाई लड़ रहे थे और उनका हल्का तोड़ के बाहर निकल जाना चाहते थे। आमिर गली में घोड़ा लिए खड़ा था और उसका दिल बार बार चाह रहा था कि बाहर निकल के नकाब पोशों पर हमला कर दे, लेकिन ये मौत को दावत देने के बराबर था, इसलिए वो चुपचाप लड़ाई देखता रहा। फिर ऐसा हुआ कि नकाब पोश सवारों के शदीद हमले से 3 बगैर नकाब के सवार जख्मी होकर जीन से लटक गए। 2 सवारों के घोड़े जख्मी हुए और अपने सवारों को लेकर भाग खड़े हुए। बाकी सवार किसी न किसी तरह भाग खड़े हुए। नकाबपोश कुछ देर खड़े बातें करते रहे, फिर एक तरफ चले गए। अब गली के मकान के दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगे। लोग सहमे सहमे बाहर आए। आमिर ने भी अपना घोड़ा एक तरफ बांध दिया और आदमियों के साथ उन घोड़ों के पास गया जो अपने जख्मी सवारों को लिए खड़े थे। पहले ही जीन में लटके हुए सवार को देखकर आमिर का खून खुश्क हो गया। आमिर ने जल्दी से उसके पैर रिकाब से निकाले और संभाल के जमीन पर लिटा दिया। आमिर पर इस कदर खौफ तारी हुआ कि बेसाख्ता 2 आंसू आंखों से निकलकर उस लाश पर गिरे। आमिर ने जल्दी से मुंह घुमाकर आंखें पोंछ डाली, लेकिन लोग उसके दिल की बात पा गए। एक ने नरमी से पूछा, ए जवान, तू क्यों रोता है? इस मरने वाले से तेरा कोई रिश्ता था? आमिर की आंखें छलक पड़ी। उसने भर्राई आवाज में जवाब दिया, मैं शहर सईद का रहने वाला हूँ और ये मारा जाने वाला भी वहीं का रहने वाला है। ये मेरे बचपन का दोस्त है। फिर तू अब क्या चाहता है? क्या इसकी लाश सईद ले जाएगा? एक और आदमी ने दरियाफ्त किया। फिर मरने वाले पर तबसरा होने लगा, कितना खूबसूरत जवान है। माँ बाप को खबर हो गई तो कलेजा फट जाएगा। खुदा इस जरगाम को गारत करे। कैसे कैसे जवान इसकी हवस इक्तदार की भेंट चढ़ गए। आमिर सबकी सुन रहा था और दिल ही दिल में आंसू बहा रहा था।
اس کا دل چاہا کہ سب کو بتا دے یہ شخص اس کا سب سے بڑا بیٹا ہے جسے زرگام نے دارالوزارت میں گھیر رکھا ہے۔ آخر اس نے کہا، آپ لوگوں کی مدد سے اگر میں اس کے کفن دفن کا انتظام کر سکوں تو اس کا اجر خدا آپ کو دے گا۔ اس وقت دوسرے سوار بھی گھوڑوں سے الگ کر کے ادھر لائے جا چکے تھے اور تینوں برابر برابر لٹا دیے گئے تھے۔ ایک آدمی نے کہا، ان تینوں کے کفن دفن کا میں انتظام کروں گا، کیونکہ یہ مظلوم تھے اور زرگام کے نقاب پوشوں کے ہاتھوں سے قتل ہوئے، لیکن یہ کام ابھی نہیں ہوگا۔ میں لاشیں اٹھا کے چلے جا رہا ہوں اور رات کو انہیں دفن کرا دوں گا۔ لوگ ایک ایک کر کے منتشر ہونے لگے۔ وہ خدا ترس انسان لاشیں اٹھوا کر لے گیا۔ عامر پس مردہ سا اپنے گھوڑے کے پاس آیا۔ اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا، کیونکہ اس نے جس جوان کی لاش دیکھی تھی وہ وزیر اعظم ملک شاور کا بڑا بیٹا علی تھا۔ ملک شاور قاہرہ آتے وقت اپنے تینوں بڑے بیٹے علی، طاہ اور کامل کو اپنے ساتھ لایا تھا، جس میں علی اس کی آنکھوں کے سامنے مارا گیا تھا۔ عامر نے ایک بار پھر دارالوزارت جانے کی کوشش کی مگر اسے ناکامی ہوئی۔ وہ جس سڑک پر جاتا اسے نقاب پوش سوار دکھائی دیتے۔ قاہرہ سے واپس جانے کے راستے ابھی کھلے ہوئے تھے، لیکن عامر شہر اس وقت تک چھوڑنا نہیں چاہتا تھا جب تک ملک شاور کے متعلق پورے حالات معلوم نہ کر لے۔ تھک ہار کے اس نے سرائے کا رخ کیا۔ سرائے کا پتہ ٹھکانہ اس نے سعید السعداء کے ایک ملازم سے پوچھا تھا۔ عامر سرائے پہنچا تو وہاں تل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ کئی قافلے جانے کے لیے تیار تھے، لیکن شہر کی مخدوش حالت کے تحت انہوں نے اپنا سفر ملتوی کر رکھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ قافلے جو شہر میں داخل ہو گئے تھے انہیں سرکاری سواروں نے اپنی حفاظت میں سرائے پہنچایا تھا اور تاکید کی تھی کہ جب تک حالات درست نہ ہو جائیں وہ سرائے چھوڑنے کی غلطی نہ کریں۔ عامر نے اپنے آپ کو مسافر ظاہر کر کے کمرے میں جگہ حاصل کر لی جہاں 3 آدمی پہلے ہی ٹھہرے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے نئے مسافر عامر کو خوش آمدید کہا اور چاروں خوش گپیوں میں لگ گئے۔ ان کی گفتگو کا موضوع مصر کی موجودہ سیاست اور حالت تھی۔ ایک مسافر نے عامر سے پوچھا، آپ کو مصر کے حالات سے کچھ دلچسپی ہے؟ عامر نے سنبھل کے جواب دیا، مصر اور اس کے حالات سے مجھے اس حد تک تعلق ہے کہ اس وقت میں قاہرہ کی ایک سرائے میں قیدی کی طرح پابندیوں اور حالات کے درست ہونے کی دعا مانگ رہا ہوں۔ آپ تو ماشاءاللہ بڑے دلچسپ جوان معلوم ہوتے ہیں۔ مسافر نے کہا، ہم آپ کی مصیبت میں برابر کے شریک ہیں، بس یوں سمجھیے کہ ہم سب ایک ہی کشتی میں سوار ہیں۔ میرے یہ 2 ساتھی ایک قافلے کے ساتھ ملک شام جا رہے ہیں مگر قافلے کی روانگی ملتوی ہو گئی ہے۔ میں سکندریہ سے اپنے بھائی سے ملنے آیا ہوں۔ میرا بھائی حریم خلافت میں مہمان خانے پر پہرے دار کے فرائض انجام دیتا ہے۔ حریم خلافت کے نام پر عامر نے کان کھڑے کیے۔ آپ حریم خلافت تو جا سکتے ہیں، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ جی آپ نے درست فرمایا، مسافر بولا جو عمر میں عامر سے کچھ ہی بڑا تھا اور بڑے ادب سے گفتگو کر رہا تھا۔ لیکن حریم خلافت جانے والے تمام راستے بند ہیں، ادھر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ راستے کس نے بند کیے ہیں؟ عامر نے دوسرا سوال کیا اور جواب کے لیے ہمتن گوش ہو گیا، ارے زرگام ہے۔ پھر فوراً ہی آواز دبا کر کہا، جناب کیا زمانہ آ گیا ہے، غلاموں کے بھی پر لگ گئے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ وہ حریم خلافت کا داروغہ ہے اور اب وزیر اعظم بننا چاہتا ہے۔ عامر اور سنبھل کے بولا، لیکن جناب یہاں کے وزیر اعظم تو ملک شاور ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ مسافر نے سمجھانے کے انداز میں کہا، ملک شاور کچھ کمزور سے آدمی ہیں، اچھے خاصے سعید کے گورنر تھے، نہ جانے کیا سوچ کے قاہرہ پر چڑھ دوڑے اور دارالوزارت پر قبضہ کر لیا۔ انہیں سوچنا یہ چاہیے تھا کہ جب وزارت عظمیٰ حاصل کر لی ہے تو سب سے بڑے گنڈے زرگام کو ٹھکانے لگا دیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ زرگام نے پہلے وزیر اعظم کا ساتھ دیا ہو اور بعد میں ان کے خلاف ہو گیا ہو۔ عامر کے اس جواب پر مسافر حیران نظروں سے عامر کو دیکھنے لگا۔ آپ واقعی بہت سوجھ بوجھ کے مالک ہیں، مسافر نے مسرت کا اظہار کیا۔ آپ کے آنے سے ہمارا یہ قید کا وقت ہنسی خوشی کٹ جائے گا۔ آپ کا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ میں کہیں نہیں جا رہا ہوں برادرم، عامر نے دل شکستگی سے جواب دیا۔ مجھے اور آپ میں زیادہ فرق نہیں۔ میرا بھائی ملک شاور کے ساتھ قاہرہ آیا تھا، لیکن اس کے آنے کے بعد سے اب تک اس کی کوئی خبر نہیں ملی۔ میں دریافت حال کے لیے ملک شاور سے ملنے آیا تھا۔ خدا آپ کے بھائی کو محفوظ رکھے، مسافر نے افسردگی سے کہا۔ زرگام کے گروہ برکیا نے ملک شاور کے محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے۔ پورے شہر میں زرگام کے نقاب پوش سوار دن دناتے پھیر رہے ہیں اور یہاں تک سنا گیا ہے کہ ملک شاور محل سے نکل بھاگا ہے، لیکن ابھی اس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ عامر پریشان ہو گیا، یہ باتیں آپ نے کہاں سے سنی؟ اس سرائے کا مالک پورے شہر اور محلات کی خبر رکھتا ہے۔ مسافر نے بتایا کہ سرائے کا مالک یہ بھی کہہ رہا تھا کہ ملک شاور کے لڑکے جنگ میں مارے گئے ہیں، لیکن ملک بچ کے نکل گیا ہے۔ محل پر زرگام کے آدمیوں کا اب تک قبضہ نہیں ہو سکا
और बड़ी शिद्दत की लड़ाई हो रही है। आमिर तजब्जुब में फंस गया। उसने सोचा कि अगर ये खबर दुरुस्त है कि मलिक शावर को शिकस्त हुई और वह बच के निकल गया है तो फिर आमिर का सराय में पड़ा रहना बेकार है। क्यों ना वो सईदुल सादा के पास जाए। मुमकिन है कि मलिक शावर उनके पास गया हो। सईदुल सादा की हवेली पर जाने का उसे एक फायदा यह भी नजर आया कि अगर मलिक शावर ने उधर का रुख नहीं किया तो वो सईदुल सादा से उस मकाम का नाम मालूम करेगा जहां उन्हें भेजा गया है, ताकि वहां पहुंचकर मलिक शावर की आमद का इंतजार करे, क्योंकि फतह और शिकस्त दोनों सूरतों में मलिक शावर अपने अहले खाना के पास जाने की कोशिश जरूर करेगा। वो रात उसने जूं तू सराय में काटी और सुबह ही सुबह सराय के मालिक के पास पहुंच गया। उसके साथ के तीनों मुसाफिर भी उसके साथ थे। पढ़े लिखे मुसाफिर ने आमिर का सराय के मालिक से इन अल्फाज में तारुफ कराया, ये हमारे दोस्त आमिर गरबी हैं, माशाल्लाह बड़े अक्लमंद और पढ़े लिखे जवान हैं। इनका एक भाई मिस्र के वजीर आजम मलिक शावर की मुलाजमत में सईद से काहिरा आया था। उसने एक वक्त ने काहिरा पहुंचने के बाद अब तक अपने घर कोई इतला नहीं दी। ये उसकी तलाश में काहिरा आए हैं और तुम्हारी मदद चाहते हैं। सराय का मालिक जरा देर आमिर को ऊपर से नीचे तक देखता रहा, फिर बोला, ऐ जवान, मैं अपने मुसाफिरों और दोस्तों के काम करके बहुत खुश होता हूँ, क्योंकि यही अल्लाह और उसके रसूल का इरशाद है। अब तुम ये बताओ कि तुम्हारा भाई मलिक शावर की फौजी खिदमत में था या गैर फौजी खिदमत में? आमिर उसके उस सवाल से परेशान हो गया। उसने सोचा कि कहीं तवेले की बला बंदर के सर वाला मामला ना हो जाए। आखिर उसने सोच के जवाब दिया, मेरे बड़े भाई पढ़े लिखे ना थे। मलिक शावर के यहाँ पहले बावर्ची खाने में काम करते थे, फिर अस्तबल में लगा दिए गए थे। तो फिर जवान खुश हो जाओ, सराय के मालिक ने कहा। दारुल वजारत के तमाम मुलाजमीन ने दारोगा महल्लात जरगाम की इताअत कबूल कर ली है और उनमें से किसी को कत्ल नहीं किया गया, लेकिन उसकी तस्दीक 2-4 दिन के बाद ही हो सकेगी, क्योंकि दारुल वजारत लाशों से भरा पड़ा है। जब सफाई होगी तब पता चलेगा। दूसरे दिन सराय के मालिक ने एक और खौफनाक खबर सुनाई। उसने बताया, दारुल वजारत पर दारोगा महल्लात जरगाम का कब्जा हो गया है। मलिक शावर के तमाम बड़े बड़े सरदार कत्ल हो गए हैं, उनकी लाशों की शनाख्त भी हो गई है, लेकिन मलिक शावर अपने तीनों बेटों के साथ पहरेदारों की आंखों में धूल झोंक कर दारुल वजारत से गायब हो गया है। एक शख्स ने सिकंदरिया से इतला भेजी है कि मलिक शावर सिकंदरिया में अपने बेटों के साथ मौजूद है और काहिरा की वापसी के लिए फौजें इकट्ठी कर रहा है। सराय के मालिक की बयान की हुई खबरों में तजाद पाया जाता था। मलिक शावर के तमाम बड़े सरदारों का कत्ल होना तो मुमकिन था, इसलिए कि वो सब मलिक शावर के साथ दारुल वजारत में होंगे, और जब जरगाम के नकाब पोशों ने दारुल वजारत पर यलगार करके कब्जा किया होगा तो वो सब मारे गए होंगे। लेकिन मलिक शावर का अपने बेटों के साथ दारुल वजारत से निकलकर भागना मशकूक था। आमिर गरबी ने मलिक शावर के बड़े बेटे की लाश खुद अपनी आंखों से देखी थी। मुमकिन है उसके बाकी 2 बेटे भी उस खाना जंगी में किसी और जगह मार दिए गए हों और उन्हें कोई शनाख्त ना कर सका हो। आमिर गरबी के लिए यह बात इत्मीनान का बायस थी कि मलिक शावर बच के निकल गया है, इसलिए कि वो मारा जाता तो उसकी शनाख्त हर शख्स कर सकता था। बहरहाल अब आमिर गरबी के लिए सराय में ठहरना बेकार था। उसने रात ही में अपने मुसाफिर साथियों को मुतला कर दिया, दोस्तों मैं कल सईद वापस चला जाऊंगा। दारुल वजारत के जो हालात बताए गए हैं उनसे मालूम होता है कि वहां कोई शख्स भी जिंदा नहीं बचा, और अगर कोई जिंदा बच गया था तो वह भाग चुका है। मैं वापस इस उम्मीद पर जा रहा हूं कि शायद मेरा भाई बच के घर पहुंच गया हो। सब ने आमिर के ख्याल की तायद की। इसके सिवा वो बेचारे और कर भी क्या सकते थे। उस रात देर तक महफिल जमी रही। आमिर दोस्तों के किस्से सुनता रहा और अपने बारे में भी बताता रहा, मगर इस एहतियात के साथ कि उसका वजीर आजम मलिक शावर के साथ कोई रिश्ता नाता ना साबित हो सके। रात देर से सोने की वजह से सुबह को वो सब देर से उठे और उनके कान में ढोल की आवाज आई। ढोल पर ऐलान किया जा रहा था, जिसके अल्फाज कुछ इस तरह थे, मुल्क खुदा का, हुकूमत बादशाह की, हुक्म वजारत माब जरगाम का। गद्दार साबिक वजीर शावर और उसके तीनों बेटे काहिरा से निकल भागे हैं। हर खास आम को मुतला किया जाता है कि कोई शख्स शहर से बाहर जाने की कोशिश ना करे। जो जहां मौजूद है वहीं ताहुक्म सानी कयाम करे। शहर के रास्ते और मुल्क की सरहदें बंद कर दी गई हैं। अगर कोई शख्स शावर या उसकी औलाद को जिंदा या मुर्दा हालत में दारुल वजारत पहुंचाएगा या उसके बारे में ऐसी खबर देगा जिससे उसकी गिरफ्तारी में मदद मिले तो उसे माकूल इनाम दिया जाएगा और सरकार में आला ओहदा पाएगा। शाही ऐलान सुनकर आमिर को बुखार सा चढ़ आया। उसके मुसाफिर दोस्त ने उससे अफसोस का इजहार किया, आमिर अब तो तुम कहीं ना जा सकोगे। हाँ दोस्त, आमिर ने दिलगीर आवाज में कहा, कहते हैं जबरदस्त का जूता सर पर, हुकूमत का हुक्म कैसा ही क्यों ना हो मानना पड़ता है।
मेरा ख्याल है कि मलिक शावर और उसके बेटों को तलाश किया जा रहा है। मुसाफिर दोस्त ने ख्याल जाहिर किया। ख्याल नहीं बल्कि ये यकीनी बात है दोस्त, आमिर ने तायद की। इससे ये ख्याल ज़रूर पैदा होता है कि दारोगाए महल्लात ज़रगाम ने दारुल वजारत पर कब्जा तो कर लिया है, लेकिन अभी उनके हाथ पांव फूले हुए हैं और मलिक शावर का खौफ उन पर गालिब है। बिल्कुल यही बात है जनाब। फिर उसने इधर उधर देखा और आवाज़ दबा के कहा, बाज लोग ये भी कह रहे हैं कि मलिक शावर अपने बेटों को लेकर सुल्तान दमिश्क के पास पहुंच गया है। आमिर गरबी चौंक पड़ा। ये बात किसने कही है? ये क्यों पूछ रहे हो आमिर? मुसाफिर ने उससे सवाल किया। क्या ये बात गलत है या तुम्हारे ख्याल में मलिक शावर सुल्तान दमिश्क के पास नहीं जा सकते? इसका जवाब इस कदर आसान नहीं मेरे दोस्त, आमिर ने जवाब दिया। हम फातमी खिलाफत में रहते हैं और सुल्तान दमिश्क खिलाफत अब्बासिया को तस्लीम करता है। फातमियों और अब्बासियों में पुराना इख्तलाफ है, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं फातमी और अब्बासी किसी नुक्ते पर हम ख्याल नहीं हो सकते। यूं भी सियासत में हर चीज़ जायज़ है, लेकिन मलिक शावर का दमिश्क जाना मुश्किल नजर आता है, क्योंकि मिस्र की हुकूमत यरूशलेम के ईसाई बादशाह को खिराज देती है और यरूशलेम का बादशाह ये कभी गवारा ना करेगा कि मिस्र के मामलात में सुल्तान दमिश्क दखल दे। मलिक शावर अगर बच गए हैं तो वो यरूशलेम के दरबार में जा सकते हैं, क्योंकि यरूशलेम मिस्री हुकूमत पर दबाव भी रखता है और अगर चाहे तो ज़रगाम को वजारत से अलग भी कर सकता है। मगर आमिर भाई, दूसरा मुसाफिर जो कम पढ़ा लिखा था, उसने टोका, हमारा मुल्क तो आज़ाद है, वो ईसाइयों को खिराज क्यों देगा? मेरे दोस्त, आमिर ने ठंडी सांस ली, इसका जवाब भी यही है कि सियासत में सब कुछ जायज़ है। मिस्र के अवाम नहीं जानते, लेकिन यह हकीकत है कि मिस्र अब से बल्कि एक ज़माने से ईसाइयों को खिराज अदा कर रहा है। खिराज की अदायगी में अगर एक दिन की ताख़ीर हो जाए तो यरूशलेम का नुमाइंदा वज़ीर आज़म मिस्र का गला दबा लेता है और फिर खिराज के अलावा रिश्वत के तौर पर एक माकूल रकम अदा करके वज़ीर आज़म की जान छूटती है। ये तो बड़ी जिल्लत की बात है। दूसरे मुसाफिर को शर्म मालूम हो रही थी। यह खिराज बंद नहीं हो सकता? हो सकता है, आमिर ने कहा। अगर फातमी खिलाफत और अब्बासी खिलाफत अपने इख्तलाफात ख़त्म कर दें तो सिर्फ खिराज ही बंद नहीं हो सकता, बल्कि मुसलमानों के तमाम इलाके जिन पर ईसाइयों ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है वो भी वापस हो सकते हैं। आमिर सराय में कैद होकर रह गया। ज़रगाम ने काहिरा और पूरे मिस्र का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर मलिक शावर और उसके बेटों का कोई पता न चला। काहिरा में रोज़ अफवाहें उड़ती। एक दिन खबर आती कि मलिक शावर यहीं है तो दूसरे दिन इत्तला मिलती कि वो यरूशलेम में बैठा फौजें इकट्ठी कर रहा है। गरज जितने मुंह उतनी बातें। इस सिलसिले में सबसे दिलचस्प बात वो थी जो सराय में आने वाले एक नए मुसाफिर ने बयान की। उसने कसम खाकर लोगों से कहा, मैंने मलिक शावर और उसके तीनों बेटों को दरबार दमिश्क में देखा है। सुल्तान ने मलिक शावर को फौजी मदद देने का वादा किया है और सुल्तान के दो जवां उम्र बेटे, जिनमें से एक का नाम सलाहुद्दीन है और दूसरा शहजादा जफर के नाम से पुकारा जाता है, उन दोनों की कमान में एक अजीमुशान लश्कर तैयार किया गया है जो कुछ दिनों में मिस्र की तरफ रवाना होगा। उस अफवाह ने कुछ ऐसा जोर बांधा कि उसकी बाज़गश्त दारुल वजारत में सुनी गई और दमिश्क से आने वाले मुसाफिर को ज़रगाम के सामने पेश किया गया। उस अफवाहगर ने ज़रगाम के सामने भी कसम खाकर वही बयान दिया जो उसने सराय वालों को बताया था। दारुल वजारत में उस खबर से लर्जा पैदा हो गया और वज़ीर आज़म ज़रगाम की वजारत डगमगाने लगी। हालांकि ये बात सरासर गलत और बेबुनियाद थी। सलाहुद्दीन और शहजादा जफर दोनों ही सुल्तान दमिश्क नूरुद्दीन महमूद के बेटे न थे। सलाहुद्दीन नजमुद्दीन अयूब का बेटा और असदुद्दीन शिरको का भतीजा था। इसी तरह जैसे शहजादा जफर बयान किया गया, वो अमीरजादा जफर था जो सलाहुद्दीन का गहरा दोस्त बन गया था। अमीरजादा जफर की शादी सलाहुद्दीन के घर पलने वाली जरियाफ्त से हो गई थी। इस तरह उन दोनों की गुफ्तगू में पायदारी पैदा हो गई थी और दमिश्क के कूचाओ बाजार में ये दोनों जवान एक साथ घूमते दिखाई देते थे। मिस्र पर 200 साल तक फातमियों ने बड़ी शान से हुकूमत की। ये खानदान हजरत फातिमा की औलाद था, इसलिए बनु फातिमा कहलाता था। बनु फातिमा की बरी और बहरी ताकत का यह आलम था कि स्पेन के मुसलमान बादशाह भी उनसे कतराते थे। बनु फातिमा शिया अकीदा रखते थे, बरखिलाफ उसके बगदाद के अब्बासी खलीफा सुन्नी अकीदा के हामिल थे, लेकिन उनमें भी इतनी ताकत ना थी कि वो बनु फातिमा को दबा सकें। मिस्र में पहले ही से शाफी फिरके का जोर था, इसलिए मिस्र में शिया फिरके का जोर था। बस मिस्र में शिया हुकूमत कायम होते ही आवाम भी शिया अकीदा मानने लगे और अकीदे की बुनियाद पर वहां कोई झगड़ा ना हुआ। मिस्र की बहरी ताकत इस कदर बढ़ गई थी कि उनके जहाज बहरे रोम अबूर करके जिब्राल्टर होते हुए अफ्रीका के पूरे मगरबी साहिल तक सामान तिजारत ले जाते थे। एक बयान के मुताबिक मिस्र के ताजिर अपने अरूज के ज़माने में वस्त अफ्रीका तक पहुंच गए थे।
लेकिन उस सल्तनत को कुछ ऐसा घुन लगा कि फातमी खलीफा कमज़ोर होते होते काहिरा के कसर अल कबीर में कैद होकर रह गए और कारोबार सल्तनत पर वजीरों का कब्जा हो गया। इस तरह खुद गर्जी और मफाद परस्ती ने मिस्र को इस कदर तबाह बर्बाद कर दिया कि अब वो ईसाइयों को खिराज अदा करता। और फिर वो वक्त आया कि मिस्री वजीर आजम मलिक शावर दरबार दमिश्क में जबहा साई के लिए हाजिर हुआ। यह भी एक इत्तेफाक था कि दमिश्क के किले में दाखिल होते ही मलिक शावर का सामना सलाहुद्दीन से हुआ। मलिक शावर ने देखा कि दो खूबसूरत जवान घोड़े से घोड़ा मिलाए चले आ रहे हैं। उन्हें देखते ही शावर के दिल से आवाज आई, शावर तेरा आना मुबारक के दमिश्क के किले में तेरा सामना सबसे पहले सुल्तान दमिश्क के दोनों शहजादों से हुआ। बढ़कर इनसे साहब सलामत कर ताकि दरबार में दोनों तेरी सिफारिश करें। मलिक शावर जिन्हें सुल्तान दमिश्क नूरुद्दीन के शहजादे समझ रहा था, वो सलाहुद्दीन और उसका दोस्त अमीर ज़्यादा जफर थे। उन दोनों की दोस्ती कुछ ऐसी मशहूर हुई थी कि दमिश्क से काहिरा पहुंची हुई थी। इसी वजह से काहिरा में अफवाह उड़ी थी कि सुल्तान दमिश्क अपने दो नौजवान बेटों के साथ काहिरा की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि उसमें हकीकत को जरा भी दखल ना था। हो सकता है कि दमिश्क से गुजरने वाले किसी सौदागर ने सलाहुद्दीन और अमीर ज़्यादा जफर को एक साथ देखा हो और उन्हें शहजादे समझ बैठा हो। इस तरह यह अफवाह दूर और नज़दीक फैल गई हो। मलिक शावर अपना घोड़ा बढ़ाकर बिल्कुल उनके पीछे पहुंच गया। सलाहुद्दीन ने घोड़े की टापों की आवाज़ सुनकर तेजी से अपना घोड़ा घुमाया। मलिक शावर ने उसे पलटते देखा तो फौरन घोड़े से उतर पड़ा। सलाहुद्दीन उसे तेज नजरों से देख रहा था, शायद पहचानने की कोशिश कर रहा हो। अमीर ज़्यादा जफर भी अपना घोड़ा घुमाकर उसके पास आ गया था। अस्सलामु अलैकुम। मलिक शावर ने बड़े अदब से दोनों सवारों को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। सलाहुद्दीन ने उसी जोश से जवाब दिया और जहन पर जोर देने लगा। अमीरजादा जफर हैरत के आलम में कभी सलाहुद्दीन का मुंह देखता तो कभी अजनबी का जो फिदवी सूरत बनाकर उसके सामने खड़ा था। ऐ अजनबी मोहतरम, मुझे याद नहीं पड़ता कि आपसे कहाँ मुलाकात हुई थी। सलाहुद्दीन ने उसे मोहतरम कहकर इसलिए मुखातिब किया कि अजनबी की उम्र उसे 40 साल से ज्यादा मालूम हुई। मोहतरम शहजादगान, मेरे लिए फिक्रमंद ना हो कि मैं वाकई अजनबी हूँ और दमिश्क की मुबारक सरजमीन पर मैंने जिंदगी में पहली बार कदम रखा है। मलिक शावर ने बड़े सलीके से मोहतरम का कर्ज उतार दिया। अजनबी को पैदल देखकर सलाहुद्दीन और अमीरजादा जफर भी प्यादा हो गए। सलाहुद्दीन ने अजनबी का एहतराम बरकरार रखते हुए कहा, हम आपको दमिश्क में खुश आमदीद कहते हैं। इसके साथ ही हम आपको मुत्तला करते हैं कि ना हम शहजादे हैं और ना हमारा ताल्लुक सुल्तान आली मकाम के खानदान से है। मैं इस खुशगवार गलत फहमी की माफ़ी नहीं मांगूंगा। मलिक शावर तवील सफ़र की तकान के बावजूद मुस्कुराया। आप दोनों शहजादे ना सही, लेकिन ये चमकती हुई पेशानियां इस बात की गम्माजी कर रही हैं कि आप यकीनन किसी आला घराने के चश्मो चराग हैं। मलिक शावर बड़ा लस्सान और साहिब ज़बान था। उसकी फसाहत और बलागत पूरे मिस्र में मशहूर थी। शावर पहले मिस्री वजीर मलिक अल सालेह के खिदमतगारों में शामिल था। मौजूदा खलीफा अल आजिद के वालिद खलीफा अल फाइज ने अहले अदब की एक मजलिस कायम की थी जिसका काम महज दास्तान गोई था। अल्फाइज कभी कभी कुछ नज़म भी कर लिया करता था। उस वक्त मलिक अल सालेह ने मलिक शावर, जो अच्छी खासी शायरी करता था और सादी का तखल्लुस इख्तियार किया था, को अल्फाइज की शायरी का उस्ताद मुकर्रर करा दिया था। फिर मलिक शावर अपनी काबिलियत से बढ़ते बढ़ते सईद का गवर्नर हो गया था। इसी वजह से उसकी गुफ्तगू में शीरीनी और शगुफ्तगी थी। मोहतरम, आपकी गुफ्तगू से फूल झड़ते हैं। जुबान से अल्फाज यूं अदा होते हैं जैसे शेर कह रहे हों। सलाहुद्दीन उसकी शीरी बयानी से बहुत मुतासिर हुआ। बगैर ये दरियाफ्त किए कि आप कौन हैं और कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं, मेरे लिए बायस इफ्तिखार होगा कि आप मुझे अपनी मेहमान नवाजी का मौका अता फरमाएं। मैं इस खुलूस का शुक्रिया अदा करता हूँ, मलिक शावर ने जवाब दिया। फिर नरम लहजे में दरख्वास्त की, क्या आप दोनों अपने तारुफ से इस परदेसी को शाद काम नहीं फरमाएंगे? क्यों नहीं, ज़रूर ज़रूर। सलाहुद्दीन ने अपने दोस्त की तरफ इशारा करते हुए कहा, इनसे मिलिए। ये हैं दरबार नूरिया के एक मुअज़्ज़ज़ अमीर के साहबजादे अमीरजादा जफर, मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं और मैं यानी खाकसार को सलाहुद्दीन कहते हैं। मेरे वालिद का ताल्लुक भी उमराए नूरिया से है। दरबार नूरिया से आपकी मुराद? मलिक शावर ने रुक कर सलाहुद्दीन की तरफ देखा। दरबार नूरिया से मतलब आला हजरत सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी हैं। सलाहुद्दीन ने सुल्तान का नाम बड़ी इज्जत से लिया। सुल्तान मुअज़्ज़म के वो तमाम उमरा जिन पर सुल्तान की खास नज़र रहती है और जो सुल्तानी मशवरे में शरीक रहते हैं, उमराए नूरिया कहलाते हैं। बहुत खूब। मलिक शावर ने इत्मीनान का सांस लिया। अब मैं अपना तारुफ कराने में कोई परेशानी महसूस नहीं करता। मलिक शावर एक लम्हा कुछ सोचता रहा, फिर सर उठा के बोला, ऐ अमीरजादा, आपके सामने खड़ा हुआ ये परेशान हाल मुसाफिर दरअसल सल्तनत मिस्र का वजीर आजम मलिक शावर है।
गर्दिश दौरान मुलाहिजा हो कि कल तक इस फकीर के एक इशारे पर जिंदगी मौत के सौदे हुआ करते थे, लोगों की तकदीरें बदल जाती थी, लेकिन आज वही फकीर तकदीर के हाथों इस कदर मजबूर है कि दमिश्क के बाबे आली पर सुल्तान मुअज्जम को सलामी देने और अपने वकार की भीख मांगने हाजिर हुआ है। सलाहुद्दीन और अमीरजादा जफर ने पहले मलिक शावर को फिर एक दूसरे को हैरान नजरों से देखा। आप इस कदर परेशान ना हो वजीर आजम, आप जिस सुल्तान के दरबार में हाजिरी देने तशरीफ लाए हैं वहां से बहुत कम लोग मायूस लौटते हैं। क्या अजब है कि सुल्तान की नजर करम आप पर हो जाए और आपका गया मकाम फिर आपको वापस मिल जाए। मुझे भी सुल्तान मुअज्जम की करम नवाजी से ऐसी ही उम्मीद है, मलिक शावर ने कहा। अब आप कोई ऐसी तदबीर कीजिए कि मेरी दरबार नूरिया में जल्द से जल्द हाजिरी हो जाए। आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, सलाहुद्दीन ने उसे इत्मीनान दिलाया। मेरे साथ तशरीफ ले चलिए, मैं आपको अपने वालिद अमीर नजमुद्दीन अय्यूब से मिलवाऊंगा और अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपकी मुलाकात अपने चचा असदुद्दीन शिरको से भी कराऊंगा। शिरको सुल्तानी दरबार के अमीरुल उमरा हैं। असदुद्दीन शिरको, मलिक शावर ने यह नाम दोहराया। ये नाम और उनके कारनामे मैंने मिस्र में सुने हैं। जरूर सुने होंगे। ये कहते हुए सलाहुद्दीन ने रिकाब में पैर रखा। आप मेरे साथ तशरीफ ले चलिए, वालिद साहब घर पर होंगे तो अभी मुलाकात हो जाए, वरना फिर मैं आपको चचा शिरको के पास ले चलूंगा। तीनों इधर उधर की बातें करते हुए नजमुद्दीन अय्यूब की हवेली पर पहुंचे। खिदमतगार ने बताया कि अमीर नजमुद्दीन मेहमान खाने में किसी अमीर से गुफ्तगू कर रहे हैं। सलाहुद्दीन मलिक शावर को लिए हुए वहीं पहुंच गया। मलिक शावर ने दोनों अमीरों को सलाम किया। अमीर नजमुद्दीन ने जवाब देकर बेटे की तरफ देखा। सलाहुद्दीन ने बेझिझक कहा, यह मुअज़्ज़ज़ मेहमान मिस्र के वजीर आजम मलिक शावर हैं। इतना सुनना था कि दोनों अमीर उठ के खड़े हो गए। सुभान अल्लाह, खुश आमदीद। नजमुद्दीन अय्यूब ने मुआनका के लिए बाजू फैला दिए। दोनों बगलगीर हुए। फिर दूसरे अमीर भी मलिक शावर से बगलगीर हुए। तशरीफ रखिए मुअज़्ज़ज़ मेहमान, और सब फर्श मखमली पर बैठ गए। सलाहुद्दीन ने अपनी बात की जरा और वजाहत की। सल्तनत मिस्र के बारे में दमिश्क में जो अफवाहें उड़ रही थी, मेहमान मोहतरम ने उनमें से बाज की तस्दीक कर दी है। ठीक है, नजमुद्दीन अय्यूब ने मतानत से कहा। वजीर आजम मिस्र का दमिश्क आना इस बात का सबूत है कि मिस्र के हालात दुरुस्त नहीं। बहरहाल आप हमारे मेहमान हैं, फरमाइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। वजीर आजम कहकर मुझे शर्मिंदा ना कीजिए अमीर। मलिक शावर ने ठंडी सांस ली। अब ये एक ख्वाब है जो मैं खुली आंखों से देख रहा हूँ, और ये उसी वक्त पूरा हो सकता है जब सुल्तान दमिश्क इस मजलूम के सर पर शफकत का हाथ रखें। मेरी दुनिया सिर्फ सुल्तान के एक मुस्बत इशारे से फिर संवर सकती है। अमीर नजमुद्दीन एक गहरी सोच में डूब गया। सलाहुद्दीन का काम पूरा हो गया था, इसलिए वो चुपके से वहां से निकल आया। बाहर उसका दोस्त अमीरजादा जफर इंतजार कर रहा था। दोनों बातें करते हुए एक तरफ निकल गए। अमीर नजमुद्दीन सर झुकाए सोच रहा था और मलिक शावर की नजरें उसके चेहरे पर लगी थी। दूसरा अमीर भी उन दोनों को छोड़कर जा चुका था। बहुत देर बाद नजमुद्दीन ने सर उठाया और नरम लहजे में कहा, मोहतरम मेहमान, पिछले 6-7 माह से मिस्र के बारे में बड़ी वहशतनाक खबरें आ रही थी, और इधर 2-3 हफ्ते से तो रोज शहर में यह अफवाह उड़ती है कि मिस्र के वजीर आजम सुल्तान मुअज्जम से मुलाकात के लिए तशरीफ लाए हैं। चुनांचे यह अफवाह हकीकत बन गई। मैं सुल्तान मुअज्जम का एक अदना खादिम हूँ और मुझे यह हक नहीं पहुँचता है कि आपसे इस सिलसिले में कोई गुफ्तगू करूँ। मेरे बेटे सलाहुद्दीन की बातों से इस बात का इजहार हुआ कि आप सुल्तान आली मकाम के हजूर में पेश होना चाहते हैं। जब तक आपको यह शर्फ हासिल नहीं होता, आप मेरे मेहमान रहेंगे। मैं कल ही आपकी आमद की इत्तला सुल्तान मुअज्जम के गोश गुजार कर दूंगा। मैं अमीर का इंतहाई शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने खानमा बर्बाद को अपनी मेहमान नवाजी के लायक समझा। मलिक शावर ने बड़े इज्ज से कहा, काश मुझे वो कुदरत हासिल हो कि मैं मिस्र में आपकी मेहमान नवाजी का शर्फ हासिल कर सकूं। मैंने सुना है कि मिस्र बड़ी पुरअसरार जमीन है और उस सरजमीन पर कदम रखने वाले मुश्किल ही से अपने वतन लौटते हैं। आखिर ये क्या शहर है मोहतरम? अमीर नजमुद्दीन ने बड़े तजस्सुस से दरियाफ्त किया। आपने जो कुछ फरमाया वो कुछ हद तक दुरुस्त है, मलिक शावर ने तायद करते हुए कहा। वादी नील की आबो हवा निहायत खुशगवार है और हुस्न की देवी इस सरजमीन पर मेहरबान है। जिस खातून को भी देखी वो मलिका दिखाई देती है। लोग खेल तमाशे और मेले ठेले के शौकीन हैं। गरज के क्या अमीर क्या गरीब अपने हाल में सब मस्त और बेफिक्र हैं। अगर सब लोग बेफिक्र हैं तो फिर ये बेचैनी कैसी? इस खाना जंगी का क्या सबब हो सकता है? अमीर नजमुद्दीन ने उसकी पकड़ की। मलिक शावर घबरा गया। दरअसल अगर किसी छोटे आदमी को जरा सा इक्तदार हासिल हो जाए तो उसका दिमाग चल निकलता है। हमारे फातमी खलीफा के तमाम मुलाजमीन और मुताल्लिकीन बहुत खुदसर हैं। कसर खिलाफत का दारोगा जरगाम खुद अपने आप को खलीफा समझता है और कारोबार सल्तनत में रोड़े अटकाता है। मेरे और उसके इख्तलाफात की असल वजह यही है।
اس نے میرے خلاف بغاوت کر دی اور امارا کے ایک گروہ جس کا نام امارائے برکیہ ہے ان کی مدد سے وزارت کی مسند پر قابض ہو گیا ہے۔ امیر نجم الدین نے مسکرا کے جواب دیا، مصر کے حالات خطرناک ہونے کے ساتھ ساتھ دلچسپ ہیں۔ آپ سلطان عالی کی ملاقات میں ان حالات کا ذکر ضرور کیجیے گا۔ آپ کل سلطان سے میری آمد کا تذکرہ کریں گے، لیکن کیا علم کہ وہ فوری طور پر مجھے طلب نہ کریں؟ کیا آپ سلطان سے میری سفارش نہیں کر سکتے ہیں؟ محترم، مجھے افسوس ہے کہ میں اپنی حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ نجم الدین نے صاف الفاظ میں جواب دیا، سلطان کا کوئی امیر ان کے سامنے اپنی اولاد کی بھی سفارش نہیں کر سکتا، میں صرف آپ کا ذکر ہی کر سکتا ہوں۔ ہاں، اگر سلطان نے دلچسپی ظاہر کی تو آپ کو کل ہی طلب کیا جا سکتا ہے۔ ملک شاور تذبذب میں گرفتار کچھ کہنے والا تھا کہ نجم الدین پھر بولا، معزز مہمان خانے میں تشریف لے جائیں، باقی گفتگو ان سے کل ہوگی۔ امیر نجم الدین اٹھ کھڑا ہوا، جس کا مطلب تھا کہ وہ اب مزید گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ ملک شاور نے اپنی زبان بند رکھی۔ اسی وقت ایک غلام اس کے پاس آیا اور ملک شاور اس کے ساتھ مہمان خانے چلا گیا۔ امیر نجم الدین ایوب کے دل میں خلبلی مچ گئی تھی۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کے دربار میں کسی نہ کسی رخ سے فاطمی خلیفہ مصر اور وزارت مصر کا ذکر روز ہی ہوا کرتا تھا۔ نجم الدین ایوب کو دربار ہی سے معلوم ہوا کہ مصر کے موجودہ وزارتی جھگڑے سے پہلے بھی مصر کے بعض مقتدر لوگوں نے سلطان کو مصر پر حملہ اور قبضے کی دعوت دی تھی، لیکن سلطان نے بعض مجبوریوں اور مصلحتوں کی وجہ سے اس پر توجہ نہ دی تھی۔ لیکن اس دفعہ مصری معاملات میں سلطان کچھ دلچسپی ظاہر کر رہے تھے۔ نجم الدین کچھ دیر سوچنے کے بعد ایک غلام کو اسد الدین شیرکو کے پاس بھیجا اور اسے درخواست کی کہ اگر اسے فرصت ہو تو وہ فوراً نجم الدین سے مل لیں یا پھر نجم الدین خود اس سے ملنے آ جائیں۔ نجم الدین اگرچہ عمر میں شیرکو سے بڑے تھے، لیکن شیرکو کا عہدہ دربار میں بڑا تھا، اس لیے نجم الدین کو شیرکو کا ادب کرنا پڑتا تھا۔ اسد الدین شیرکو کو اس وقت کوئی کام نہ تھا، اس لیے وہ غلام کے ساتھ ہی نجم الدین کی حویلی پر آ گئے۔ یہاں پر اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ نجم الدین ایوب کثیر الاولاد شخص تھے۔ ان کے 7 بیٹے اور ایک بیٹی ربیہ خاتون تھی۔ 1163 عیسوی یعنی مصر پر پہلے حملے کے وقت ربیہ خاتون دودھ پیتی بچی تھی۔ نجم الدین ایوب کی اولاد میں صلاح الدین کے علاوہ کئی اور بیٹوں نے صلیبی جنگوں میں نام پیدا کیا، لیکن وہ سب صلاح الدین کے ماتحت تھے۔ ان کا ذکر آگے چل کر آئے گا۔ دربار نوریہ میں اسد الدین شیرکو اور نجم الدین ایوب دونوں ہی کو اعلیٰ مقام حاصل تھا، لیکن ان کے مخالف بھی باکثرت تھے، اس لیے دونوں بھائیوں کی ملاقات بہت کم ہوتی تھی۔ یہ بات مصلحت کی بنا پر تھی۔ پھر جب کبھی شیرکو نجم الدین کی حویلی پہنچ جاتے تو جیسے وہاں عید ہو جاتی، نجم الدین کے تمام بچے انہیں گھیر لیتے اور خوب خوشیاں منائی جاتی۔ نجم الدین کو آج اسد الدین شیرکو سے خاص گفتگو کرنا تھی، اس لیے انہوں نے شیرکو کو باہر ہی روک لیا اور راہداری کے کمرے میں لے کر بیٹھ گئے تاکہ اطمینان سے گفتگو ہو سکے۔ خیر تو ہے بھائی جان، شیرکو نے بیٹھتے ہی کہا، کوئی پریشانی کی بات تو نہیں؟ فکر کی بات نہیں، لیکن خبر بہت اہم ہے۔ نجم الدین ایوب نے مسکرا کے جواب دیا، مصر کے جو چرچے دربار میں ہو رہے تھے ان کی تصدیق ہو گئی ہے۔ کوئی تازہ خبر آئی ہے مصر سے؟ شیرکو نے بے چینی سے دریافت کیا۔ صرف خبر ہی نہیں، مصر کا معزول وزیر اعظم ملک شاور یہاں آیا ہے۔ نجم الدین نے پردہ اٹھایا۔ اچھا، یہ تو بہت اہم اطلاع ہے۔ وہ کہاں ہے، کس کے پاس ٹھہرا ہے؟ شیرکو اور بے چین ہو گیا۔ یہی ہے میری حویلی میں، نجم الدین نے جواب دیا۔ صلاح الدین کو جنوبی دروازے پر ملا تھا، وہ اسے میرے پاس لے آیا، بہت پریشان ہے، سلطان سے فوراً ملاقات چاہتا ہے۔ پھر آپ نے کیا کہا اسے؟ ملاقات کے بارے میں کیا جواب دیا جا سکتا تھا؟ نجم الدین نے کہا، میں نے اسے کہہ دیا کہ اس کی آمد کی اطلاع کل تک سلطان معظم کے گوش گزار کر دی جائے گی، اور جب تک وہ طلب نہیں کیا جاتا وہ میرا مہمان رہے گا۔ یہ آپ نے بڑا اچھا کیا۔ پھر ذرا رک کے شیرکو نے کہا، اس کے آنے کی کسی اور کو تو اطلاع نہیں؟ میرا مطلب ہے کہ اس نے اپنے بارے میں کسی اور سے تو گفتگو نہیں کی؟ نہیں، بالکل نہیں، نجم الدین نے یقین دلایا۔ صلاح الدین کے ساتھ اس کا دوست امیر زادہ ظفر بھی تھا، لیکن وہ دونوں سمجھدار بچے ہیں، انہوں نے کسی سے ذکر نہ کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، شیرکو بولا، اگر آپ مناسب سمجھے تو میں آج رات سلطان کے کان میں یہ بات ڈال دوں۔ یہ بات تمہارے سوچنے کی ہے شیرکو، نجم الدین نے جواب دیا۔ خواہ آج اطلاع دو خواہ کل، لیکن کل تک ضرور اطلاع ہو جانا چاہیے۔ میں سلطان کے حکم کے بغیر اس کی مہمانداری نہیں کر سکتا۔ میں آج دیکھوں گا، موقع ملا تو ضرور ذکر کروں گا، پھر سلطان کی مرضی۔ یہ کہہ کر شیرکو اٹھ کھڑا ہوا، مگر نجم الدین کی بیوی جس نے شیرکو کو ماں بن کر پالا تھا وہ اچانک کمرے میں آ گئی۔ تسلیمات پیش کرتا ہوں بھابی جان کو۔ شیرکو نے ادب سے سلام کیا۔ جیتے رہو، انہوں نے جواب دیا۔ بڑی مشکل سے یاد آتی ہے ہم لوگوں کی۔ نجم الدین نے ہنس کے کہا، یہ آئے نہیں بلکہ بلائے گئے ہیں، میں نے ایک ضروری کام کے لیے بلایا تھا،
वरना ये कब इधर आते। नहीं भाभी, ये बात नहीं है। शिरको ने बात बनाना चाही लेकिन भाभी ने मौका ही ना दिया। क्यों बहाने बनाते हो? बेगम नजमुद्दीन ने बात काट दी। भाई से तो दरबार में मुलाकात हो जाती है। सलाहुद्दीन भी सुल्तान का होकर रह गया है। रहे हम लोग तो वो किसी शुमार कतार में नहीं है। फिर तुम क्यों आने लगे? जो आपका जी चाहे कहिए, मैं कोई जवाब ना दूंगा। शिरको जिच होके चुप हो गया। नजमुद्दीन ने बीवी को इशारे से बहुत मना किया कि अब वो शिरको पर तंज ना करे, लेकिन बेगम थी कि शेरनी की तरह मोर्चे पर डटी रही। शिरको, वो एकदम बोली और शिरको ने उन्हें चौंक के देखा। वो एक गुत्थी मुझसे नहीं सुलझाई जा रही है और शायद तुम उसे सुलझा सकते हो। फरमाइए, मैं हाजिर हूं। शिरको ने बड़ी ताबेदारी से कहा। लेकिन मेरा ख्याल है कि अक्ल व फिरासत में भाई नजमुद्दीन मुझसे बहुत आगे हैं। नजमुद्दीन मुस्कुरा के बोले, इन्हें सुलझाते मेरी इतनी उम्र हो गई, मगर ये खुद भी ना सुलझ सकी तो भला मैं इनकी गुत्थियां क्या सुलझाऊंगा। इसका तरीका यही है कि मैं यहां से चला जाऊं। ये कहते हुए उन्होंने बाहर जाने के लिए कदम उठाया। उनके चेहरे पर नागवार आसार पैदा हो गए थे। नहीं नहीं भाईजान, आप ठहरिए, शिरको ने दरखास्त की और नजमुद्दीन रुक गए। शिरको ने बात जारी रखते हुए कहा, हाँ भाभी जान, फरमाइए कैसी गुत्थी है? गुत्थी सलाहुद्दीन की है शिरको। बेगम नजमुद्दीन ने जैसे दुख से कहा। कितने साल हो गए हैं उसे दरबार से वाबस्ता हुए। इस दौरान कई जंगें हुई, लेकिन सुल्तान पता नहीं सलाहुद्दीन को मैदान जंग में क्यों नहीं भेजते। माशाल्लाह उसकी उम्र 24 के करीब हो गई है। मर्द की जवानी का यही जमाना है। आपने दुरुस्त फरमाया भाभी जान, शिरको ने तायद की। लेकिन आप ये तस्लीम करें कि सुल्तान ने सलाहुद्दीन को जिस काम में लगाया उसने वो पूरी दिलजमी से पूरा किया। काम पर क्या खाक लगाया है? बेगम चिढ़ गई। सुल्तान ने तो उसे अपनी नकाली पर लगाया है। आप ठीक कह रही हैं। शिरको ने फिर तायद की। आप जानती हैं हमारे सुल्तान में नेक मिजाजी, अदलो इंसाफ और जोश जिहाद कूट कूट के भरा है और ये सिफात सलाहुद्दीन में भी पैदा हो गई हैं। शिरको, बेगम ने समझाने के अंदाज में कहा, जो सिफात तुमने बयान की हैं ये एक सुल्तान को जेब देती हैं। जोश जिहाद तो ठीक है, लेकिन जब उसे जिहाद पर भेजा ही नहीं जाएगा उसमें जोश कैसे पैदा होगा? भावच की उस दलील से शिरको भी कायल हो गया। उस सिलसिले में वो खुद भी अक्सर परेशान रहता था। सुल्तान ने सलाहुद्दीन को तमाम आसानियां दे रखी थी, लेकिन जब जंग का मौका आता तो वो सलाहुद्दीन को इस तरह नजरअंदाज कर देता जैसे वो सुल्तानी लश्कर में शामिल ही नहीं। आखिर शिरको ने धीमी आवाज में कहा, भाभी जान इत्मीनान रखिए, अब के कोई मौका निकला तो मैं सलाहुद्दीन को जरूर साथ ले जाऊंगा। शिरको के दिल में भावच की बात चुभ के रह गई थी। उसने सोच लिया था कि इस दफा वो सलाहुद्दीन के लिए मुंह फाड़ के सिफारिश करेगा। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद रात को दरबार कम ही लगाता था। यूं रोज रात में वो किसी न किसी अमीर या सरदार को मशवरे के लिए बुलाया करता था। शिरको को उमरा में सबसे अहम मकाम हासिल था, इसलिए उसे तकरीबन हर शब कसरे शाही में हाजिरी देना पड़ती थी। आज रात तो उसे लाजमी तौर पर सुल्तान के हजूर पेश होना था। वो महल जाने की तैयारी कर रहा था कि शाही हरकारा उसे बुलाने आ गया। सुल्तान मुअज्जम ने आपको याद फरमाया है अमीर। और कोई अमीर है सुल्तान के हजूर में? शिरको ने शाही हरकारे से दरियाफ्त किया। जी हाँ अमीर, जिस वक्त मैं आपको इत्तला देने चला हूं तो अमीर शरफुद्दीन बरगश बाबे आली में दाखिल हो रहे थे। मुमकिन है कि और उमरा को भी तलब किया गया हो। हरकारे ने असदुद्दीन शिरको की हिमायत हासिल करने की कोशिश की। मिजाज अली के बारे में क्या ख्याल है? बरहम तो नहीं है? शिरको ने अपने इत्मीनान के लिए पूछा। बिल्कुल नहीं अमीर, चेहरे पे खश्मगीनी का जरा भी असर नहीं, हरकारे ने जवाब दिया। दरबार की गाड़ी उसे लेने आई थी। शिरको उसमें बैठ के महल पहुंच गया। हरकारे ने ठीक कहा था। अमीर शरफुद्दीन बरगश सुल्तान के पास मौजूद थे। शिरको सलाम करके सीधा खड़ा हो गया। सुल्तान ने जवाब देकर बरगश के बराबर बैठने का इशारा किया। शिरको सर झुका के बैठ गया। सुल्तान का चेहरा शिगुफ्ता हो रहा था। उन्होंने उस शिगुफ्तगी से कहा, शिरको, हमारे कानों में कितने दिनों से खबरें पहुंच रही हैं कि मिस्र का वजीर आजम शिकस्त खाकर हमारी तरफ आया है, लेकिन ये खबर अब तक महज अफवाह ही है। अमीर बरगश का ख्याल है कि अगर मलिक शावर हमारी तरफ चला है तो वो 2 हफ्तों तक यहां पहुंचेगा। हजूर अली ने क्या अंदाजा लगाया है? शिरको दिल में मुस्कुरा रहा था। सुल्तान चंद लम्हे रुका, फिर बोला, हमारा ख्याल है कि अगर दमिश्क की मदद हासिल करना चाहता है तो इस वक्त तक दमिश्क पहुंच जाना चाहिए। आला हजरत का इरशाद बिल्कुल बजा है। शिरको ने फौरन कह दिया, यानी तुम्हारा अंदाजा भी यही है? सुल्तान ने खुश होकर कहा। सुल्तान मुअज्जम, खादिम ने कोई अंदाजा नहीं लगाया बल्कि हकीकत का इजहार किया है। शिरको ने बात तूल देने के लिए मुबहम जवाब दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? सुल्तान उलझने लगा। कौन सी हकीकत बयान की है तुमने?
आली जा, ये हकीकत है कि मिस्र का वजीर आजम मलिक शावर दमिश्क पहुंच चुका है। शिरको ने बात फिर भी साफ नहीं की। सुल्तान ने ताज्जुब से शिरको को देखा। हम समझे नहीं शिरको, जो कहना है साफ साफ कहो। सुल्तान मुआज्जम, शिरको ने मजबूत लहजे में कहा। गुलाम दरबार आली में कोई गलत बात जुबान से नहीं निकाल सकता। मलिक शावर इस वक्त बिरादर मुकर्रम अमीर नजमुद्दीन की हवेली पर मौजूद हैं और कदम बोसी का ख्वाहिशमंद है। हुक्म आली हो तो अभी हाजिर कर दिया जाए। फिजा में एक खुशगवार हैरत फैल गई। सुल्तान की आंखें चमक उठी और उसने मुसरत आमेज नजरों से शिरको को देखा। अमीर शिरको, तुमने ये इतला पहुंचाकर हमें फरहत बख्शी। हम कई साल से मिस्र के मद्दो जजर और इंकलाब दर इंकलाब की कैफियत बगौर देख रहे थे। हमने महसूस कर लिया था कि मिस्र के हर साल और अक्सर हर माह बदलने वाले वजीर आजम अपने मुल्क और कौम के तो वफादार थे ही नहीं, वो खुद अपने से भी मुखलिस नहीं थे। मिस्र की हुकूमत और सरजमीन जिस कदर हमें अजीज है, उतनी ही अहमियत इस मुल्क की शाही यरूशलेम की नज़र में भी है। और यही वजह है कि मिस्र में वजीर आजम की हर तब्दीली के वक्त यरूशलेम ने उसमें दखल दिया है। इस मुख्तसर तबसरे का मकसद यह है कि मिस्र के मामलात में दखल देने से पहले हमें बहुत कुछ सोचना होगा। सुल्तान खामोश हुआ तो अमीर बरगश बोला। सुल्तान मुअज्जम की बालिग नज़र मुसल्लम है। अमीर बरगश का तबसरा दरअसल खुशामद के जेल में आता था, इसलिए शिरको का मुंह बन गया। उसने कहा, बेशक सुल्तान मुअज्जम ने जिन चीज़ों का जिक्र किया है वहां तक हजूर वाला ही की नज़र पहुंच सकती है। इन हालात में हम वाबस्तगान तख्तो ताज के लिए क्या हुक्म है? सुल्तान शायद इस दौरान किसी नतीजे पर पहुंच चुका था। उसने अहकामात जारी किए। दमिश्क से काहिरा और दमिश्क से यरूशलेम तक तमाम जासूसों को एक सिलसिले में पिरो दिया जाए। दरबार को दोनों मकामात की हर साथ की खबर पहुंचनी चाहिए। खबरों की फौरी तरसील के लिए हर मंजिल पर सबा रफ्तार घोड़ों की तादाद बढ़ा दी जाए और दोनों सल्तनतों के सदर मकाम को नामाबर कबूतर भेजे जाएं, जिनके जरिए हर किस्म की फौजी नकलो हरकत की इतलात रवाना की जाएं। सुल्तान फिर खामोश हो गया। असदुद्दीन शिरको को उलझन हो रही थी। सुल्तान ने चंद अहकामात का ऐलान किया था, लेकिन दो अहम मामलात के बारे में कुछ नहीं कहा था। जब खामोशी तूल खींचने लगी तो शिरको ने जबान खोली। आली जान ने जो अहकामात सादिर फरमाए हैं उन पर इसी वक्त से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। सुल्तान बिल्कुल खामोश था। उसने शिरको की बात पर कोई तवज्जो ना की या फिर उसे जवाब के काबिल ना समझा। असदुद्दीन शिरको को आखिर कहना ही पड़ा। सुल्तान मुअज्जम के अहकामात खादिम ने जहन नशी कर लिए हैं, इसके अलावा कोई और हुक्म आली? शिरको ने कंखियों से सुल्तान को देखा। मिस्र के वजीर आजम को कल हमारे हजूर पेश किया जाए, दरबार में नहीं महल में। सुल्तान ने एक और हुक्म सादिर किया। शिरको ने इत्मीनान का सांस लिया। उसने फौरन कहा, खादिम को अहकामात की तामील की इजाजत दी जाए। तुम जा सकते हो शिरको। सुल्तान ने उसे रुखसती की इजाजत दे दी। शिरको रुखसती सलाम के लिए झुका था कि सुल्तान की आवाज सुनाई दी। इस बात का ख्याल रखा जाए कि मिस्र के वजीर आजम के दमिश्क आने की खबर सिर्फ अमीर बरगश, अमीर नजमुद्दीन और अमीर असदुद्दीन शिरको को है। चौथा शख्स इस राज से वाकिफ ना होना चाहिए। हम इस खबर को फिलहाल आम नहीं करना चाहते। सुल्तान मुअज्जम, इस राज से दो जवान और भी वाकिफ हैं, उन्हें इस हुक्म से माफ फरमाया जाए। शिरको ने सुल्तान को मुतला किया। कौन है वो? उन्हें किसने इतला दी? सुल्तान का चेहरा मुतगय्यर हो गया। आलीजा, ये दोनों जवान अमीरजादा सलाहुद्दीन और अमीरजादा जफर हैं। शिरको ने इंकिशाफ किया। उन जवानों को किसी ने मुतला नहीं किया, बल्कि खुद उन्होंने मलिक शावर को बिरादर अमीर नजमुद्दीन की हवेली तक पहुंचाया था। अमीरजादे सैर को निकले थे कि मलिक शावर ने खुद उन्हें रोककर अपना तारुफ कराया। वो दोनों मलिक शावर को लेकर सीधे अमीर नजमुद्दीन की हवेली पर गए और उसे उनके हवाले कर दिया। ठीक है, सुल्तान ने सर हिलाया। उन दोनों को ताकीद कर दी जाए कि वो इस खबर को आम ना करें। मलिक शावर ने अमीर नजमुद्दीन के मेहमान खाने में एक शब इस तरह गुजारी जैसे वो कैद तन्हाई में रहा हो। गुलाम और कनीजें उसकी खिदमत पर मामूर थी, लेकिन सिवाय उसके हुक्म की बजावरी के वो और कुछ ना करती थी। मलिक शावर के बड़े इसरार पर एक कनीज ने मलिक शावर को डरते डरते बताया, आका की ताकीद है कि आपके हुक्म की तामील की जाए, मगर कोई गैर जरूरी बात ना की जाए। मैं तुमसे ना तो कोई गैर जरूरी बात कह रहा हूं और ना कोई गलत हुक्म दे रहा हूं। मैं तो सिर्फ ये मालूम करना चाहता हूं कि अमीर नजमुद्दीन मुझे गुफ्तगू के लिए दोबारा कब बुलाएंगे। मलिक शावर का लहजा बड़ा आजिजाना था। मुअज़्ज़ज़ मेहमान, कनीज ने सहमे हुए अंदाज में जवाब दिया था, मैं इस सिलसिले में आपको कोई जवाब नहीं दे सकती, इसलिए कि मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं, और अगर मुझे इल्म होता तब भी मैं आपको नहीं बताती।
तुम लोग बहुत सख्त दिल हो। मलिक शावर को गुस्सा आ रहा था। तुम्हें अपने मेहमान की हालत पर जरा भी रहम नहीं आता। आप जो चाहे कह लीजिए, लेकिन मुझे पता नहीं कि आपको दोबारा कब बुलाया जाएगा, कनीज ने नरमी से जवाब दिया। मलिक शावर ने मेहमान खाने के पर्देदारों से फर्दन फर्दन नजमुद्दीन के बारे में मुख्तलिफ किस्म के सवालात किए, लेकिन उसे सिर्फ एक ही जवाब मिलता, हमें कुछ नहीं मालूम। मलिक शावर ने गुस्से में आकर कनीजों और गुलामों में से कई एक को बुरा भला भी कहा, लेकिन उन्होंने उसकी बात का बुरा ना माना और हर सवाल के जवाब में सिर्फ ये कहते रहे, हमें नहीं मालूम। मलिक शावर ने पहाड़ जैसी रात आंखों में काट दी। सुबह दम उसकी आंख लगी थी कि एक गुलाम ने जगा दिया, आपको आका याद कर रहे हैं। क्यों? मलिक शावर चिढ़ गया। सुबह ही सुबह मेरी क्या जरूरत पड़ गई? आपको सुल्तान आली मकाम के सामने पेश होना है। गुलाम की उस बात से मलिक शावर के जिस्म में जैसे ताजगी पैदा हो गई। वो जल्दी जल्दी मुंह धोकर तैयार हो गया। चलो मैं तैयार हूं, मलिक शावर ने गुलाम से कहा। मलिक शावर और गुलाम दोनों मेहमान खाने के बाहर आए। सामने एक बंद गाड़ी खड़ी थी। गुलाम ने गाड़ी के पास रुक कर कहा, तशरीफ रखिए इसमें। गाड़ी में? मलिक शावर ने हैरानी से पूछा। तशरीफ रखिए, मुझे यही हुक्म है। और गुलाम ने कब्जा शमशीर पर हाथ रखा। मुझे जाना कहाँ है? मलिक शावर ने एहतजाज किया। तुमने कहा था कि अमीर ने मुझे याद किया है, अब कहाँ ले जाना चाहते हो मुझे? बहस ना कीजिए मेहमान, हम आका के पास जा रहे हैं। गुलाम के लहजे में सख्ती आ गई। लेकिन मैं? गुलाम ने बड़ी तेजी से नियाम से तलवार खींच ली और मलिक शावर की बात कट गई। गुलाम ने तलवार लहराते हुए कहा, मुझे सख्ती पर मजबूर ना कीजिए मुअज़्ज़ज़ मेहमान, आका ने हुक्म दिया है कि आपको उन तक पहुंचाया जाए। मैं तामील हुक्म पर मजबूर हूं, मगर मुझे मालूम होना चाहिए। खामोश रहिए। गुलाम ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और मलिक शावर गुलाम का गुस्से से तमतमाता चेहरा देखकर खामोशी से गाड़ी में बैठ गया। उसके बैठते ही गाड़ी चल पड़ी। गाड़ी में हर तरफ पर्दे पड़े थे, इसलिए बाहर की कोई चीज नजर न आती थी। मलिक शावर ने देखने की कोशिश ना की। मलिक शावर को उस वक्त अफसोस हो रहा था कि उसने सुल्तान शाम के पास आने में गलती की। इससे अच्छा तो शाह यरूशलेम था, जो अपने ताउन का अगरचे भारी मुआवजा वसूल करता था, लेकिन मदद को तो फौरन पहुंचता था। मिस्र में आए दिन वजारत के इंकलाब की सबसे बड़ी वजह शाह यरूशलेम की रेशा दवानियां थी। वो हर वजीर की मुखालिफ जमात को अपने ताउन का यकीन दिलाता। इस तरह इंकलाब आ जाता और शाह यरूशलेम को मुआवजे में एक भारी रकम वसूल होती। सुल्तान मिस्र उस जमाने की सियासत का एक अहम मोहरा था। पहले सल्जोकी सुल्तान और अब जंगी सुल्तान उस सल्तनत का हमेशा ताउन हासिल करने की कोशिश में रहते थे। उस वक्त सुल्तान शाम का सबसे बड़ा हरीफ शाह यरूशलेम था और उसे शिकस्त देने के लिए मिस्र का ताउन जरूरी था। इस बात से मिस्री वजीर आजम भी वाकिफ थे, इसलिए हर अहम मौके पर वो सल्तनत शाम और सल्तनत यरूशलेम दोनों से रकम बटोरते थे। मलिक शावर ने दमिश्क आने से पहले शाह यरूशलेम से भी मुरासलत की थी, लेकिन शाह यरूशलेम ने मलिक शावर के मुखालिफ जरगाम से ताउन का वादा कर लिया था। इसलिए मलिक शावर को मजबूरन सुल्तान शाम के पास आना पड़ा। लेकिन यहां वो एक और मुश्किल में फंस गया था। बंद गाड़ी में बैठे बैठे उसे बुरे बुरे ख्यालात आ रहे थे। फिर गाड़ी एक झटके के साथ रुकी और एक जरी कमर गुलाम ने पर्दा हटाकर बड़े मुहज्जब तरीके से कहा, तशरीफ लाइए मुअज़्ज़ज़ मेहमान। मलिक शावर इस कदर दिल बर्दाश्ता हो रहा था कि वो ये देख ही नहीं सका कि वो उस वक्त दमिश्क के अजीमुशान शाही महल में है, जिसके मुसज्जा और मुरस्सा दरो दीवार आंखों को खीरा कर रहे हैं। वो खामोशी से सर झुकाते हुए गाड़ी से उतरा और चंद सीढ़ियां चढ़ के राहदारी में पहुंच गया। जरी कमर गुलाम उसके आगे आगे चल रहा था। एक दरवाजे के सामने ठहर के मलिक शावर से कहा, होशियार मेहमान, आप हजूर आली में पेश होने वाले हैं, मैं इजाजत लेकर हाजिर होता हूं। गुलाम अंदर चला गया और मलिक शावर ने इत्मीनान से खड़े होकर चारों तरफ नजरें दौड़ाई। मिस्र का हरीम खिलाफत दुनिया के दरबारों में खास अहमियत रखता था, लेकिन दमिश्क का शाही महल भी किसी से कम ना था। दरवाजों पर हरीरी पर्दे थे जिन पर जवाहिर रेजे टके हुए थे और राहदारी के सतूनों पर चांदी सोने के पत्ते चढ़े थे। मलिक शावर की नजरें अभी महल के दरो दीवार पर थीं कि गुलाम आ गया। आप खुशकिस्मत हैं मेहमान, सुल्तान दमिश्क ने आपको हाजिर करने का हुक्म दिया है। मलिक शावर उसके साथ चलने लगा। उसका दिल धड़क रहा था। सुल्तान नामालूम किस तरह पेश आए। अगर उसने इनकार कर दिया तो क्या होगा? मलिक शावर का गला खुश्क होने लगा। अब तक कई दरवाजे पार कर चुका था और जूं जूं आगे बढ़ रहा था महल की आराइश में इजाफा हो रहा था। आखिर गुलाम ने मोतियों का एक पर्दा हटाकर सरगोशी की। नजर बाअदब
सुल्तान इब्ने सुल्तान शहनशाह दौरा नूरुद्दीन महमूद बिलमुकाबिल जलवा अफरोज हैं। मलिक शावर ने नजरें उठाकर देखा। एक अधेड़ उम्र शख्स जिसकी दाढ़ी में कुछ सफेद बाल भी थे, बड़े रौब से तख्त पर बैठा था। मलिक शावर ने ऐसा पुरजलाल चेहरा ना देखा था। वो मरूब हो गया। मलिक शावर अपना मकसद बयान करे, सुल्तान ने बेपरवाही से कहा। मलिक शावर ने कनखियों से दोनों तरफ देखा। उसे अमीर नजमुद्दीन कहीं नजर ना आया। उस वक्त सिर्फ अमीर बरगश और अमीर असदुद्दीन शीरको मौजूद थे। मलिक शावर ने असदुद्दीन शीरको का नाम सुना था, लेकिन वो उसे पहचानता ना था। मलिक शावर ने दबी आवाज में कहना शुरू किया, ऐ सुल्तान दमिश्क, मैंने सिर्फ 6 माह पहले मिस्र की वजारत का ओहदा संभाला था। उमराए सल्तनत तो मेरे साथ थे, लेकिन हरीम खिलाफत के दारोगा जरगाम ने शाह यरूशलेम की शह पर बगावत कर दी और मुझे सुल्तान के दरबार में हाजिर होना पड़ा। मलिक शावर को दरबार दमिश्क से क्या उम्मीद है? सुल्तान ने सवाल किया। सुल्तान मुअज्जम, जरगाम बागी और जालिम है, मुझ पर जुल्म हुआ है। सुल्तान दमिश्क मजलूम की मदद फरमाए। मलिक शावर ने आजिजी से जवाब दिया। सल्तनत मिस्र के मामले में शाह यरूशलेम भी मुलव्विस है। तुम यरूशलेम को खिराज देते हो, फिर दमिश्क तुम्हारे मामलात में क्यों दखल दे? सुल्तान ने संजीदगी से कहा। अगर सुल्तान दमिश्क ने मेरी मदद ना फरमाई तो मिस्र पर नसरानियों का मुकम्मल तौर पर कब्जा हो जाएगा। मलिक शावर ने एक नया अंदाज इख्तियार किया। और अगर हमने तुम्हारी मदद के लिए लश्कर रवाना किया तो क्या होगा? सुल्तान ने मलिक शावर को तेज नजरों से देखा। मैं इस नवाजिश के बदले में शाही लश्कर के तमाम अखराजात अदा करूंगा। मलिक शावर ने बड़ी फराख दिली से पेशकश की। मलिक शावर, हमें तुम्हारी फिरासत पर शुबह होने लगा है। सुल्तान ने तल्ख लहजे में कहा, तुमने गौर ही नहीं किया कि शाम से मिस्र जाने वाला लश्कर यरूशलेम के रेगिस्तानी इलाके में शाह यरूशलेम के लश्कर से टकरा भी सकता है। ऐसी सूरत में हमें मिस्र में तुम्हारे दुश्मन जरगाम से जंग करने से पहले शायद यरूशलेम से जंग करना पड़ेगी। सुल्तान मुअज्जम दुरुस्त फरमाते हैं। मलिक शावर ने तस्लीम किया। इस बात का इम्कान मौजूद है। शायद शाह यरूशलेम ये गवारा ना करेगा कि मैं फिर से मिस्र का वजीर आजम हो जाऊं। सुल्तान ने उसकी सुनी अनसुनी कर दी। ये भी मुमकिन है यरूशलेम से हमारी जंग एक बड़ी सलीबी जंग की सूरत इख्तियार करे, क्योंकि पूरा यूरोप ये चाहता है कि यरूशलेम पर इमालरिक का कब्जा हर सूरत बरकरार रहना चाहिए। इस बात का भी इम्कान मौजूद है सुल्तान मुअज्जम। मलिक शावर ने इस बात का भी इकरार किया। यहाँ पर इस बात की वजाहत जरूरी है कि अमीर इमादुद्दीन जंगी के दौरे हुकूमत में यरूशलेम का बादशाह शाह बाल्डोन सियोम था। 1143 ईस्वी में इमालरिक शाह यरूशलेम हो गया था। सुल्तान ने नरम लहजे में कहा, मलिक शावर, इन हालात के तहत हमें तुम्हारे साथ शाही लश्कर भेजने से क्या हासिल होगा, इस बात पर तुम्हें गौर करना होगा। सुल्तान मुअज्जम, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की थी। मलिक शावर जल्दी से बोला, मेरी कामयाबी की सूरत में मिस्र की मजमूई आमदनी का 1/3 हिस्सा बतौर खिराज सालाना सल्तनत दमिश्क को अदा किया जाया करेगा। उसकी अदायगी का मैं खुद जिम्मेदार हूँगा। बाज़ जगह 1/3 की बजाय 3/4 हिस्सा लिखा गया है, जो दुरुस्त नहीं है। उस वक्त सुल्तान ने शीरको की तरफ देखा। असदुद्दीन शीरको मेहमान को अमीर नजमुद्दीन की हवेली से शाही मेहमान खाने में मुंतकिल कर दिया जाए। फिर मलिक शावर की तरफ पलट के कहा, तुम्हारी दरख्वास्त का जवाब जल्द दिया जाएगा। उस गुफ्तगू के बाद सुल्तान ने साहिब खास को इशारा किया। उसने सुल्तान का इशारा पाकर फौरन बर्खास्त का नारा बुलंद किया। इसका मतलब था कि सुल्तान अब मजीद गुफ्तगू नहीं करना चाहते। दरबारी अपने काम पर जा सकते हैं। दरबार में था ही कौन? अमीर बरगश और असदुद्दीन शीरको। मलिक शावर हक्का बक्का इधर उधर देख रहा था। बर्खास्त के ऐलान का मतलब तो वो भी समझ गया था कि सुल्तान ने उसकी दरख्वास्त का अभी फैसला नहीं किया है, और अभी यह भी पता नहीं कि वो कब तक फैसला करेगा। उसी वक्त सुल्तान खड़ा हुआ और पुष्ट के हरीरी पर्दे के पीछे चला गया। अमीर बरगश दरवाजे पर पहुंच चुका था और शीरको एक गुलाम से गुफ्तगू कर रहा था। मलिक शावर ने चाहा कि असदुद्दीन शीरको से कोई बात करे, लेकिन शीरको उसके करीब पहुंचने से पहले ही बाहर निकल गया। गुलाम ने मलिक शावर के पास आकर कहा, चलिए मैं मेहमान खाने में पहुंचा दूं। मलिक शावर सर झुका के उसके साथ हो लिया। काहिरा में यह अफवाह कई हफ्ते तक गर्दिश करती रही कि मलिक शावर अपने बेटों के साथ दमिश्क पहुंचा हुआ है, और जल्द ही सुल्तान दमिश्क का लश्कर उसके 2 बेटों के जेरे कमान काहिरा रवाना होने वाला है। उस इत्तला से जरगाम के मुखालिफ उमरा को अपनी बहस करने का मौका मिल गया। जिन उमरा और अमायदीन सल्तनत ने मलिक शावर का साथ दिया था, उनमें से बहुत सौ को जरगाम के हिमायती गिरोह बरकिया ने ठिकाने लगा दिया था। जो बच गए थे उन्होंने उस सकून से फायदा उठाया जो जरगाम के वजीर आजम हो जाने से वक्ती तौर पर पैदा हो गया था।
अमीर सईदुल सादा उन उमरा में से थे जिन्होंने खुल के मलिक शावर का साथ दिया था। जरगाम की फहरिस्त में सरे फहरिस्त सईदुल सादा का नाम था, जिन्हें मुल्क दुश्मनी के जुर्म में सूली पर लटकाया जाना था। सईदुल सादा और उन जैसे उमरा का अब तक खात्मा हो गया होता अगर जरगाम को मलिक शावर के वापिस आने का डर ना होता। जरगाम ने अपने तमाम मुखालिफ उमरा के साथ मुनाफकत की रविश इख्तियार की थी। वो उमरा को यह तासुर देने की कोशिश करता रहा कि उसका इख्तिलाफ सिर्फ मलिक शावर से था, वो मुल्क से भाग गया है इसलिए अब उसका और कोई दुश्मन नहीं। लेकिन जरगाम अपने दुश्मन के उमरा के साथ दोस्त उमरा से ज्यादा बेहतर सलूक कर रहा था। उससे बाज नेक तबीयत उमरा धोखा खा गए थे और वो काहिरा में जम के बैठ गए थे। लेकिन चालाक और तजर्बाकार उमरा मलिक शावर की शिकस्त के साथ ही काहिरा छोड़ गए थे। सईदुल सादा बहुत ही नेक इंसान थे, इसलिए उन्होंने जरगाम को काबिल एतमाद समझ लिया और उसके दिल में जगह हासिल करने के लिए दारुल वजारत के रोज चक्कर लगाने लगे। फिर जब मलिक शावर के दमिश्क जाने की अफवाह कमजोर हुई और बाज ताजिरों ने इस बात की तस्दीक की कि दमिश्क के बाजारों में एक साथ घूमने फिरने वाले दोनों जवान सुल्तान दमिश्क के बेटे नहीं बल्कि उमरा के लड़के हैं, तब जरगाम को मलिक शावर की तरफ से इत्मीनान हुआ और वह मलिक शावर को मुर्दा समझकर उसकी तरफ से बिल्कुल बेपरवाह हो गया। जैसा कि पहले भी कहा गया है कि मिस्र के वजीर, जो दरअसल वहां के मुतलकुल इनान बादशाह होते थे, उन्हें यह मालूम था कि दमिश्क का सुल्तान और यरूशलेम का शाह एमालरिक दोनों ही मिस्र से दोस्ती और ताउन के ख्वाह हैं। इसलिए मिस्र का हर वजीर अपने अपने तौर पर यरूशलेम और दमिश्क से गैर फौजी और अक्सर फौजी मदद अपना हक समझते थे। फिर उसी पर बस ना था बल्कि मतलब निकलने के बाद वो तोते की तरह आंखें बदल लेते थे। इस दफा भी कुछ इसी तरह की सूरत पैदा हुई थी। मौजूदा वजीर आजम मिस्र ने जब अपने हमनवा गिरोह बरकिया के साथ मलिक शावर पर यलगार की तो उसने खुफिया तौर पर शाह एमालरिक फरमा रवाए यरूशलेम की आशीर्वाद हासिल कर ली थी। जाहिर था कि उस जबानी आशीर्वाद की कुछ कीमत भी होना चाहिए थी। बस जिस वक्त दारोगा महल्लात जरगाम को मलिक शावर पर फतह हासिल हुई और जरगाम ने खलीफा लाजिद से कलमदाने वजारत हासिल कर लिया तो शाह यरूशलेम ने अपनी आशीर्वाद की कीमत वसूल करने के लिए एक सफारत जरगाम के पास भेजी। उस सफारत का सरबरा एक पादरी था जो बज़ाहिर पादरी था लेकिन अंदर से यरूशलेम की एक निहायत अहम सियासी शख्सियत थी। यरूशलेम की सफारत ने दारुल वजारत में पेश होने या कयाम करने से शहर के एक गिरजा में कयाम किया। इसका मकसद जरगाम से बातचीत के साथ साथ मौजूदा वजीर आजम की फौजी ताकत का अंदाजा भी लगाना था। यरूशलेम की सफारत ने जब मिस्र के हालात की तहकीक की तो उन्हें मालूम हुआ कि जरगाम की वजारत ने मिस्र के हालात यकसर बदल कर रख दिए हैं। पुराने उमरा या वज़रा या तो जंग में मारे गए हैं या फिर ऐसे पोशीदा हुए हैं कि जिनके मुतालिक किसी को इल्म नहीं। वजीर आजम जरगाम इस कदर खुद सर फिरौन हो गया है कि किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करता। पूरी हुकूमत पर उमराए बरकिया का कब्जा है और वही स्याह सफेद के मालिक हैं। जरगाम ने अपने आप को मिस्र का बादशाह समझ लिया है और दूसरे मुमालिक से तमाम पुराने मुआहदे खत्म कर दिए हैं। उन हालात में यरूशलेम वालों के खिराज की अदायगी मुश्किल ही नजर आती थी, लेकिन सफारत बगैर जरगाम से गुफ्तगू किए वापस भी नहीं जा सकती थी। फिर एक शाम यरूशलेम की 3 अशखास पर मुश्तमिल सफारत दारुल वजारत पहुंच गई। वजीर आजम जरगाम अपने उमराए बरकिया के साथ गुफ्तगू में मसरूफ था। उसने सफारत को इंतजार करने का पैगाम भेजा, फिर उमरा से दोबारा गुफ्तगू में मसरूफ हो गया। उसकी गुफ्तगू इस कदर तूल खींच गई कि सफारत को एक बार फिर मुलाकात की दरख्वास्त करना पड़ी। जरगाम ने शायद उसे बेजा मुदाखला तस्वुर किया और सफारत को पैगाम भिजवाया गया कि वजीर आजम इंतहाई अहम गुफ्तगू में मसरूफ हैं, इसलिए आज मुलाकात नहीं हो सकती। सफारत को मेहमान खाने में ठहरने का भी हुक्म दिया गया, लेकिन सफारत ने उस हुक्म की पाबंदी नहीं की और वो गिरजा वापस चले गए जहां वो पहले से ठहरे हुए थे। दारुल वजारत से वापस होते हुए सफारत ने महल के दरबान को आगाह कर दिया कि वो फुलां फुलां गिरजा में ठहरे हुए हैं और जब वजीर आजम को फुर्सत हो तो उन्हें वहां से बुलवा लिया जाए। इस तरह यरूशलेम की वजारत को काहिरा में ठहरे हुए 1 हफ्ता और गुजर गया। इस दौरान ना दारुल वजारत से उन्हें बुलाया गया और ना उन्होंने खुद वहां जाने की कोशिश की। इसी दौरान मुल्क मिस्र एक और अजाब में मुब्तला हो गया। जरगाम ने यह समझते हुए कि उसके दुश्मन अब बिल्कुल कमजोर हो गए हैं, नीज ये कि उसकी ताकत इस कदर मजबूत हो चुकी है कि अब उसे यरूशलेम को खिराज देने की जरूरत नहीं, उसने मिस्र में रिवायती जुल्म सितम का वो बाब खोल दिया जिस पर हर नया वजीर आजम अमल किया करता था। जरगाम ने अपने भाई नासिरुद्दीन हमाम को हुक्म दिया उन तमाम उमरा की फहरिस्त पेश की जाए जो मलिक शावर की हुकूमत में उसके दस्तो बाजू थे। नासिरुद्दीन हमाम ने दस्त बस्ता अर्ज किया। वजारत माब ने कलमदाने वजारत संभालते ही उमरा की एक फहरिस्त
इस खादिम को अता की थी कि इसे संभाल के रखा जाए और तलब करने पे पेश की जाए। वो फहरिस्त कहाँ है? हमें वही चाहिए। जरगाम ने उसकी बात काट दी। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, नासिरुद्दीन ने अपना गुस्सा जब्त करते हुए जवाब दिया। वजारत माब ने फहरिस्त देने के चंद रोज बाद मुझे हुक्म दिया था कि उस फहरिस्त को ज़ाया कर दिया जाए, चुनाचे मैंने हुक्म की तामील कर दी थी। ये गलत है, मैंने फहरिस्त ज़ाया करने का हुक्म नहीं दिया। जरगाम आग बगोला हो गया। नासिरुद्दीन हमाम के पास उसका कोई जवाब ना था, वो खामोश रहा। जरगाम ने दूसरा हुक्म दिया, तुम लोगों से दरियाफ्त करके दूसरी फहरिस्त तैयार करो और जो उमरा जिंदा है उन्हें फौरी तौर पर तहे तैग कर दो। नासिरुद्दीन ने हैरानी से भाई को देखा। वजारत माब को अच्छी तरह मालूम है कि मलिक शावर के वफादार उमरा ने इस इंकलाब में दरपर्दा हमारा साथ दिया था और वजारत माब ने उन्हें माफ करके आला ओहदों पर फाइज कर दिया है। क्या उन लोगों को भी कत्ल कर दिया जाए? नासिरुद्दीन, जरगाम चीख के बोला, तुम किस कदर नादान हो। तुम ये चाहते हो कि हम अपनी आस्तीन में सांप पालें ताकि वो मौका पाकर हमें डस लें। लेकिन वजारत माब, ये तो बड़ा जुल्म होगा। चुप रह बदजबान, तेरी ये जुर्रत के मिस्र के वजीर आजम को जवाब दे रहा है। दूर हो मेरी आंखों के सामने से। जरगाम ने जोर से पैर पटका। उस वक्त जरगाम का दूसरा भाई फखरुद्दीन हमाम भी उसी महफिल में मौजूद था। उसने यही बेहतर ख्याल किया कि नासिरुद्दीन को वहां से निकाल ले जाए, वरना खतरा था कि जरगाम कहीं उसके कत्ल का हुक्म ना देते। फखरुद्दीन जब नासिरुद्दीन का हाथ पकड़ के उसे दूसरे कमरे में ले गया तो नासिरुद्दीन ने भाई से शिकवा किया, फखरुद्दीन भाई, तुमने जरगाम की गुफ्तगू का अंदाज देखा। मुझे वो अपना नौकर समझता है, हालांकि अगर मैं और तुम उसकी मदद ना करते तो मलिक शावर के उमरा उसके टुकड़े टुकड़े कर देते। मुझे तुमसे इत्तेफाक है नासिर। फखरुद्दीन जो उस वक्त मिस्री लश्कर का सिपह सालार था, उसने भाई को समझाया, मगर पागल के साथ पागल तो नहीं बन जाते। इक्तदार ने उसे अंधा और बहरा कर दिया है। अगर उसका यही हाल रहा तो उसका नतीजा बहुत बुरा होगा। फिर मुझे क्या करना चाहिए भाई? नासिरुद्दीन ने बेबसी से भाई को देखा। जिंदा रहना है तो वो करो जिसका तुम्हें हुक्म दिया गया है, फखरुद्दीन ने जवाब दिया। सल्तनत की मसलहतें एक बादशाह ही समझ सकता है, हमें उसमें दखल देने की जरूरत नहीं। नासिरुद्दीन हमाम ने बड़े जबर के साथ उस नाखुशगवार काम का आगाज किया। उस वक्त वाजिबुल कत्ल लोगों की फहरिस्त तैयार की गई। उसमें भी सर फहरिस्त सईदुल सादा का नाम था। फिर 8 ऐसे अमीर थे जो उस वक्त काहिरा में मौजूद थे और उन्होंने जरगाम से वफादारी का इजहार करके अपनी गर्दनें बचा ली थी। बाकी जिन अमीरों के नाम लिखे थे उनमें से कोई भी काहिरा में मौजूद ना था। या तो वो कत्ल हो गए थे या फिर मलिक शावर की शिकस्त के बाद किसी और जगह जाके पोशीदा हो गए थे। फहरिस्त के मुताबिक सबसे पहले सईदुल सादा की खबर लेनी थी, लेकिन सईदुल सादा इस कदर नेक और गरीब परवर इंसान था कि उसे एक दिन पहले ही इत्तला पहुंच गई कि उसके नाम पर जरगाम ने खते तंसीक खींच दिया है। उसका नतीजा ये हुआ कि जब दूसरी सुबह मुंह अंधेरे सईदुल सादा के मकान को घेरा गया तो मालूम हुआ कि सईदुल सादा एक दिन पहले ही कहीं चला गया है। किसी गुलाम या कनीज को उसके बारे में कोई इल्म न था। मुमकिन है कि किसी को इल्म भी हो, मगर वो अपने फरिश्ता सिफत आका के बारे में क्यों बताता। नासिरुद्दीन ने 50 सवारों के साथ सईदुल सादा की हवेली पर छापा मारा था, लेकिन 4 घंटे तक हवेली का चप्पा चप्पा छान मारने के बावजूद वो सईदुल सादा को तलाश ना कर सके। मगर वो जिस किसी ने कहा है कि खसियानी बिल्ली खंबा नोची, तो यही कैफियत नासिरुद्दीन की थी। जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा था उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। आखिर उसने कनीजों और गुलामों पर तशद्दुद शुरू किया। गुलामों पर कोड़े बरसाए गए और कनीजों को जंजीरों में जकड़ के राहदारियों में घसीटा गया, मगर किसी ने जबान ना खोली। आखिर नासिरुद्दीन ने तंग आकर हवेली को लूट लेने का हुक्म दिया। हुक्म मिलते ही फौजी सवार हवेली पर टूट पड़े और दम भर में हवेली का हुलिया बिगाड़ के रख दिया। सईदुल सादा अफरा तफरी के आलम में हवेली से निकला था। घर की वो कोई चीज उठा ही नहीं सका था। फौजियों ने हर चीज लूट ली। फिर नासिरुद्दीन के हुक्म से हवेली को आग लगा दी गई। हवेली जल रही थी और सईदुल सादा के पड़ोसी हाथ मल रहे थे। बाज जोशीले जवान और बूढ़े लश्करियों को बुरा भला कह रहे थे। उनके एक नेक इंसान के घर को फूंक देना शैतानी खेल से कम ना था। हवेली के गुलाम और कनीजें बेकसी के आलम में दूर खड़े आंसू बहा रहे थे। सईदुल सादा की हवेली की बर्बादी की खबर मिनटों में पूरे शहर में फैल गई। जरगाम के उस फेल से कोई भी खुश ना हुआ। अभी सईदुल सादा की हवेली की बर्बादी के चर्चे खत्म ना हुए थे कि उमराए सल्तनत पर जरगाम का कहर नाजिल हुआ। जालिम हुक्मरान के एक और जुल्म का इजहार हुआ। जरगाम के हुक्म के तहत मलिक शावर के दौर के तमाम उमरा, ख्वाह वो मलिक शावर के वफादार थे या नहीं,
बिला किसी तफरीक गिरफ्तार होकर कत्ल कर दिए गए और उनकी हवेलियां लूट ली गई। उस जुल्म से लोग कांप उठे, अब कोई भी महफूज ना था। उमराए बरकिया और उनके कारिंदे जिसको चाहते घर से पकड़ ले जाते, फिर वो घर वापस ना आता। काहिरा में मौजूद तमाम उमरा और अमायदीन सल्तनत कत्ल कर दिए गए। पूरे शहर में कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा छा गया। लोग खुद अपने कदमों की आवाज से भी डरने लगे। उनके मकानात दिन दिहाड़े लूट लिए जाते और अगर कोई शिकायत लेकर काजी शहर के पास जाता तो उसे वजारत माब का बागी बनाकर गिरफ्तार कर लिया जाता और वो हमेशा के लिए कैद खाने में डाल दिया जाता। 4 दिन तक असीरों की पकड़ धक्कड़ और गिरफ्तारियां होती रही। लोग जल्लाद की तलवार का निशाना बनते रहे या सूलियों पर चढ़ते रहे। 5वें दिन जरा सुकून हुआ, फिर 6ठे दिन बाजार खुल गए और आहिस्ता आहिस्ता शहर की रौनकें वापस आने लगी। हालात मामूल पर आए तो यरूशलेम की सफारत ने फिर हाथ पांव मारे। उसने जरगाम के खास मुलाजिम को राम करके दारुल वजारत में हाजिर होने की इजाजत हासिल कर ली। मुलाकात के वक्त सिर्फ सफारत के सरदार को तलब किया गया और एक बंद गाड़ी में उसे वजीर आजम के महल भेज दिया गया। ईसाई सिफारतकार महल तो पहुंच गया, मगर तमाम दिन एक कमरे में जिसके बाहर पहरा लगा था बंद रहा। रात को भी उसे तलब नहीं किया गया। उसके वावेला करने पर उससे कहा गया कि वजारत माब बहुत मसरूफ हैं, कल शायद मुलाकात हो सके। दूसरे दिन भी यही हाल रहा। रात का एक पहर गुजर जाने पर भी उसे नहीं बुलाया गया। उसके दरियाफ्त करने पर कल वाला जवाब दिया गया। इस तरह हफ्ते तक सिफारतकार दारुल वजारत जाता रहा, उसे कामयाबी ना हुई। सिफारतकार और उसके साथी इस कदर दिलबर्दाश्ता हो गए कि एक दिन वो गिरजा जाने का बहाना करके वहां से निकले तो फिर वापिस ना हुए। ताज्जुब की बात यह थी कि वजीर आजम ने भी इस सफारत के बारे में कोई सवाल ना किया। ऐसा मालूम होता था जैसे जरगाम उस सफारत से मिलना नहीं चाहता था और चाहता था कि ईसाई सफारत खुद ही वापस चली जाए। आमिर गरबी सराय से निकलकर कई दिन इधर उधर फिरता रहा। उसकी समझ में ना आ रहा था कि किधर जाए और जरताज को कहां तलाश करे। मलिक शावर के बारे में भी कोई बात वाज़ेह नहीं थी। दूसरा ये कि मलिक शावर के पास जाके भी क्या करेगा, वो तो उसके अहले खाना की देखभाल पर मामूर था। जब उसकी समझ में कुछ न आया तो उसने सईद का रुख किया। वहां उसके जानने वाले लोग और यार दोस्त भी थे। वो किसी से अपने दिल का हाल तो कह सकता था, मगर जब सईद पहुंचा तो उसे वहां के हालात देखकर और ज्यादा अफसोस हुआ। मलिक शावर वहां का साबिक गवर्नर था, इसलिए जरगाम ने एक दस्ता फौज भेजकर उसकी हवेली पर कब्जा कर लिया था। हवेली का तमाम कीमती सामान को फौजी खुद हजम कर गए। सिर्फ खाना पूरी के लिए थोड़ा सामान दारुल खिलाफा काहिरा भेज दिया गया। मलिक शावर की गिरफ्तारी के सिलसिले में कुछ लोगों पर तशद्दुद भी किया गया। फिर एक हफ्ता बाद ये फौजी दस्ता नाकाम वापस हो गया। मलिक शावर की खूबसूरत हवेली के दरवाजे और खिड़कियां तक लोग उखाड़ ले गए। आमिर गरबी को सईद में दाखिल होते ही हवेली की तबाही का हाल मालूम हो गया था। जिस आदमी के घर आमिर ठहरा था उसने आमिर को मना कर दिया था कि वो दिन के वक्त हवेली के पास ना जाए, क्योंकि ये बात मशहूर थी कि जरगाम के जासूस सईद में मौजूद हैं जो मशकूक आदमियों को तलाश कर रहे हैं। आमिर गरबी दिन में तो हवेली पर नहीं गया, लेकिन रात को खुद पर काबू ना रख सका और लर्जीदा कदमों से अपने उस मस्कन को देखने चला जहां उसके प्यार ने जन्म लिया था और जिसकी दीवारों के सामने उसकी मोहब्बत परवान चढ़ी थी। हवेली की वहशतनाक हालत देखकर आमिर गरबी के आंसू निकल आए। आमिर का मेजबान उसके साथ था। आमिर ने गुलूगीर आवाज में कहा, तुमने इस हवेली की रौनक नहीं देखी? भाईजान मलिक शावर ने इसे शाही महल की तरह आरास्ता किया था। दुनिया भर के नवादिरात उन्होंने इस हवेली में लाके सजाए थे। मुझे तुम्हारी बात का यकीन है, मेजबान ने तायद की। मैंने हवेली को अंदर से नहीं देखा, लेकिन एक बार यहां आने का इत्तेफाक हुआ था और इसका बाहरी हिस्सा मैंने देखा था। वहां का सामान देखकर आंखें चुंधिया जाती थी। मैंने तुम्हारे भाईजान को भी देखा है, बड़े शरीफ आदमी हैं। उसी वक्त हवेली के खंडरात में किसी तरफ आहट हुई। मेजबान ने सरगोशी की, यहां और कोई भी मालूम होता है? हाँ, आहट मैंने भी सुनी है। आमिर ने तस्दीक की, मुमकिन है कोई जानवर हो। तुम्हारा मतलब है ये आहट कुत्ते बिल्ली की है? हाँ, ये मेरा ख्याल है। मगर कुत्ते बिल्ले यहां आके क्या करेंगे? उनके खाने की कौन सी चीज है यहां? लोग दरवाजों और खिड़कियों के पट तक उखाड़ ले गए हैं। मेजबान की बात भी माकूल थी। आमिर के मुंह से एक ठंडी सांस निकल गई। मेजबान उसकी पुश्त पर हो गया था। उसने पीछे से दामन पकड़कर आमिर को खींचा। आमिर उसके करीब हो गया। इधर देखो, सदर दरवाजे की तरफ। मेजबान ने आमिर को उधर मुखातिब किया। हर तरफ अंधेरा फैला था। करीब के मकानों से आने वाली हल्की रोशनी में इमारत के दरो दीवार भूत प्रेत की शक्लें इख्तियार किए हुए थे। सदर दरवाजे की जानिब कुछ रोशनी थी।
आमिर ने गौर किया तो उसे महसूस हुआ जैसे कोई सियाह लबादे में लिपटा हुआ तेजी से जा रहा है। आमिर गौर कर रहा था कि वो किसी दीवार की आड़ में हो गया। आमिर तेजी से उधर बढ़ा, लेकिन मेजबान ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया। कहां जा रहे हो आमिर? मेजबान ने घबराई आवाज निकाली। मुझे एक साया दिखाई दिया था। छोड़ दो मुझे, मालूम तो कर लूं कि वो कौन था। आमिर ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मेजबान की गिरफ्त और मजबूत हो गई। पागल हो गए हो, हवा के पीछे नहीं भागा करते, मेजबान ने समझाया। हवा नहीं, वो जरूर कोई आदमी था, आमिर ने जोर देकर कहा। चलो आदमी ही सही, लेकिन वो दुश्मन भी तो हो सकता है। हम रात को इसलिए आए हैं कि कोई हमें देख ना सके, और तुम खुद अपने आप को जाहिर करना चाहते हो। मेजबान की बात में बड़ा वजन था। उस वक्त पूरा मिस्र मलिक शावर और उसके अजीजों रिश्तेदारों का दुश्मन हो रहा था। क्या पता वो कोई जासूस हो और उन दोनों को देख के किसी को बुलाने गया हो। उस ख्याल के आते ही आमिर ने मेजबान से कहा, जल्दी से निकल चलो यहां से। क्यों, क्या हुआ? कुछ और देखा है क्या? मेजबान ने पूछा। और तो कुछ नहीं देखा, लेकिन यहां ठहरना कोई अक्लमंदी नहीं, आमिर ने चलते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि वो जरूर कोई आदमी था और हो सकता है कि वो हमारा दुश्मन हो। मेजबान ने कोई जवाब ना दिया और दोनों खंडरात फांदते हुए बाहर निकल आए। अब उनके कदम बड़ी तेजी से उठ रहे थे। दोनों ने घर ही पहुंच के दम लिया। आमिर पर कुछ ऐसा खौफ तारी हो गया था कि 3 रोज तक उसने घर से कदम नहीं निकाला। चौथे रोज दिल ने ऐसी मलामत की कि सरे शाम ही तैयार होकर बाहर निकलने लगा, लेकिन मेजबान दोस्त ने रोका। किधर के इरादे हैं? अभी तो रात भी नहीं हुई। हवेली पर जा रहा हूं, आमिर ने बड़ी जुर्रत से कहा। मगर वहां वो साया, वो भूत, मेजबान ने डराने की कोशिश की। आमिर ने अकड़ कर कहा। वो भूत है तो मैं महाभूत हूं। आमिर ने कहने को तो कह दिया, लेकिन जिस्म में कपकपी सी पैदा हो गई। अब वो मेजबान से हवेली जाने की दरख्वास्त भी ना कर सकता था। मेजबान ने शायद उसके दिल का हाल मालूम कर लिया था। उसने मुस्कुरा के पूछा, डर लग रहा हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? नहीं नहीं, डर कैसा, मैं बिल्कुल नहीं डरता। और आमिर कदम उठाता आगे बढ़ गया। हवेली के खंडरात पर वही पहले जैसी वीरानी तारी थी, बल्कि उसमें कुछ इजाफा हो गया था। उस दिन जब वो आया था तो खिड़की दरवाजे मिट्टी में दबे पड़े थे, मगर आज वो जगह पर ना थे। लोग मनो मिट्टी हटाकर उन्हें उठा ले गए थे। आमिर गरबी को लोगों की लालच और बेवफाई पर रोना आ गया। उसने सोचा कि इस मोहल्ले में बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन पर मलिक शावर ने एहसान किया होगा। ऐसे भी लोग होंगे जो मलिक शावर के सामने हाथ बांध के खड़े होते होंगे, लेकिन अब वो मलिक शावर का कफन भी उतारने पर तैयार थे। मलिक शावर ने अच्छा किया कि किसी तरफ निकल गए, वरना इस मोहल्ले के लोग उन पर पत्थर मारने से भी ना डरते। चांद की दूसरी तीसरी तारीख होगी, इसलिए चांद अपना चेहरा दिखाकर गरूब हो गया था और हर तरफ तारीकी फैल गई थी। आमिर अंधेरे में ठोकरें खाता उस दरवाजे को ढूंढ रहा था जिसके पीछे वो साया छुप गया था, जो आमिर के मुताबिक उसे देख के भागा था। आमिर बहुत देर तक यूं ही भटकता रहा, लेकिन उस जगह तक नहीं पहुंच सका। आखिर वो थक हार कर एक दीवार के सहारे खड़ा हो गया और अंधेरे में आंखें संभाल संभाल के देखने लगा। उसे एक साया दिखाई दिया जो उधर आ रहा था। आमिर अपने खौफ को जहन से झटक चुका था, इसलिए वो बिल्कुल खौफजदा ना हुआ और मुदाफाती अंदाज में तन के खड़ा हो गया। साया बिल्कुल करीब आ गया, इतना करीब कि आमिर गरबी एक कदम बढ़ के उसे पकड़ सकता था, लेकिन आमिर ने दिल पर काबू रखा। फिर साया उसके बिलमुकाबिल आके खड़ा हो गया और एक लहराता हुआ हाथ आमिर की तरफ बढ़ा, जैसे आमिर को पकड़ना चाहता हो। आमिर की अपनी जगह से हरकत करते ही एक हल्की सी चीख बुलंद हुई, फिर हर तरफ खामोशी तारी हो गई। आमिर ने फौरन समझ लिया कि यह आवाज किसी औरत ही की हो सकती है। उसने जी कड़ा करके कहा, कौन हो तुम? साये ने कोई जवाब ना दिया तो आमिर ने फिर हिम्मत करके कहा कि तुम जरूर कोई औरत हो, मुझसे खौफ ना खाओ, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं। साये में एकदम हरकत हुई और किसी ने लरजती आवाज में कहा, क्या तुम आमिर हो? जरताज, जवाब में आमिर की जबान से एकदम निकल गया। आमिर और जरताज दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। जरताज ने कहा, तुम यहां तक कैसे पहुंचे आमिर? आमिर ने जवाब दिया, यहां खड़े होकर बातें करना खतरे से खाली नहीं। तुम कहां जा रही हो? क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूं? नहीं आमिर, तुम मेरे साथ नहीं जा सकते। जरताज ने इनकार किया। जहां मैं ठहरी हूं वो जगह और ज्यादा खतरनाक है।
जरगाम के जासूस हर वक्त घूमते रहते हैं, इधर कोई नहीं आएगा। 4 दिन पहले मैं यहां आया था तो मुझे यहां एक साया दिखाई दिया था। जरताज ने उसकी बात काट दी। वो साया नहीं बल्कि मामू जान का गाड़ी बांध था। उसी के घर हम लोग छुपे हुए हैं। नेकदिल सईदुल सादा ने हमें अपने किसी दोस्त के घर भिजवाया था, लेकिन हम रास्ते ही में थे कि जरगाम ने दारुल वजारत पर कब्जा कर लिया और सरहदें बंद हो गई। हम बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा सके। किसी और तरफ जाने की बजाय हम सईद आ गए। सईद में मालूम हुआ कि हमारी हवेली को लूट के बर्बाद कर दिया गया है। फिर हम मामू जान के कोचबान के घर आ गए। उसने हम लोगों को बड़े आराम से रखा है। वो और उसका खानदान एक बड़े इहाते में रहते हैं। 2 बार मुखबरी हुई कि इहाते में मलिक शावर के रिश्तेदार छुपे हैं, लेकिन कोचवान ने हमें हर बार बचा लिया। अब हमें किसी किस्म का खतरा नहीं है। तुम सुनाओ आमिर, मामू जान का कोई पता चला? नहीं जरताज, अब तक कोई सही बात नहीं मालूम हो सकी। ख्याल यही है कि वो मिस्र से निकल गए हैं, आमिर ने बड़े दुख से बताया। खुदा करे ऐसा ही हो। फिर सोच के बोली, कोचवान को मैं रोज रात को हवेली पर भेजती हूँ। मेरा दिल कहता था कि तुम हम लोगों को ढूंढते हुए हवेली पर जरूर आओगे। 4 दिन पहले जब कोचवान हवेली के खंडरात में दाखिल हुआ तो उसे वहां 2 आदमियों के बातें करने की आवाज सुनाई दी। वो खौफ खाकर भाग आया। उसने जब मुझे बताया तो मेरे दिल से फौरन आवाज आई कि हवेली में तुम आए होगे। बस उस दिन से मैं हवेली के चक्कर लगा रही हूं। खुदा का शुक्र है कि आज तुम मिल गए। अब क्या इरादा है तुम्हारा? आमिर ने पूछा। किस बारे में? यही कि अब कहां रहोगी? यहीं कयाम करोगी या मैं कहीं और ले जाने की कोशिश करूं? आमिर गरबी ने अफसुर्दगी से जवाब दिया। मैं तुम्हारे साथ हर वक्त चलने को तैयार हूं, जरताज ने कहा, लेकिन इन हालात में जबकि मामू जान का कोई पता नहीं, तुम हमें कहां ले जाओगे? कोई ठिकाना है तुम्हारे पास? मैं तो अभी तक दर बदर हूं, जरताज ने उसे समझाया। खुदा से दुआ करो कि हालात दुरुस्त हो जाएं, हमारी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहो। ये कहकर जरताज जाने के लिए तैयार हो गई। अब मुझे इजाजत दो, सब लोग परेशान हो रहे हैं। अच्छा, खुदा हाफिज, आमिर ने भर्राई हुई आवाज में कहा। अब कब मुलाकात होगी? तुम यहां कब तक ठहरोगे? जरताज ने पूछा। शायद मैं कल ही चला जाऊं। तुम लोगों की खैरियत मालूम करना थी, वो मकसद तो पूरा हो गया। मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। जरताज की आवाज भी रुंध गई थी। मामू जान का पता लगाने की कोशिश करो। जब तक उनका पता नहीं चलता हम लोग इसी जगह रहेंगे। इस इहाते का नाम फातमी इहाता है। जरताज ठोकरें खाती और गिरती पड़ती खंडरात से निकल गई। आमिर बहुत देर तक वहीं बैठा ख्यालात में खोया रहा। उसे उस इत्तेफाक पर बड़ी हैरत हो रही थी। सच है कि अल्लाह बड़ा कारसाज है। वो काम बनाना चाहे तो उसके असबाब खुद पैदा कर देता है। आमिर घर पहुंचा तो अपने मेजबान को बहुत बेचैन पाया, लेकिन जब आमिर ने आज की मुहिम की तफसील बयान की तो वो खिल उठा। एक बात मैंने तुमसे छुपाए रखी थी, अब जी चाहा है कि बयान कर दूं। हालांकि मैं जानता हूं कि मेरे बयान से तुम्हारी नजरों में मेरी वुक्कत कम हो जाएगी। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं दोस्त, आमिर आजिज़ी से बोला। मैं सोचता हूं कि अगर तुम मुझे ना मिलते तो मैं यहां किस तरह ठहरता और अपने अजीजों से कैसे मिल पाता। खैर इसे छोड़ो आमिर, मेजबान दोस्त ने कहा। मैं तुम्हें यह बताते हुए शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं कि मैंने तुम्हारी हवेली बर्बाद होते देखी और चुपचाप खड़ा देखता रहा। मेरा तो खैर तुमसे क्या, वजीर आजम मलिक शावर से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं था। फिर भी हवेली बर्बाद होते देखकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। लेकिन मैंने उन लोगों को देखा है जो मलिक शावर की गवर्नरी के जमाने में उनके खास दोस्त थे, और जब उन्होंने काहिरा का कष्ट किया तो उन लोगों ने उन्हें इस तरह रुखसत किया जैसे वो किसी खास अजीज को रुखसत कर रहे हों। लेकिन जो ही वजीर आजम के काहिरा में हालात बिगड़े, उसकी खबर सईद पहुंची, उन लोगों ने उसी वक्त हवेली पर हमला कर दिया और जो जिसके हाथ लगा वो ले भागा। उस वक्त तो खैर मोहल्ले के बाद शरीफ लोगों ने उन्हें समझा बुझा के हवेली को बचा लिया, मगर दूसरे ही दिन उन्होंने एक आदमी काहिरा भेजकर गवर्नर की हवेली लूटने की इजाजत हासिल कर ली। मेजबान दोस्त ने सांस लेकर फिर कहना शुरू किया। दारुल खिलाफा काहिरा ने हवेली लूटने की इजाजत के साथ एक दस्ता फौज भी भेज दी ताकि अगर कोई मुजाहमत करे तो उसको सजा दी जा सके। मेरे कहने का मकसद यह है कि इस हवेली को हुकूमत के लश्करियों ने कम और अहले मोहल्ला ने ज्यादा तबाह बर्बाद किया है। 3 रोज तक हवेली को बराबर लूटा जाता रहा, यहां तक कि लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियां तक उठा ली गईं। तुम जो चाहे लानत मलामत कर सकते हो, लेकिन यह बात जरूर है कि मैं और मोहल्ले के बहुत से लोग हवेली बचाना चाहते थे।
लेकिन लोग इस कदर भरे हुए थे कि हम लोगों की हिम्मत ना पड़ी और हमारी आंखों के सामने भरा पड़ा घर बर्बाद होके रह गया। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं दोस्त, आमिर ने साफ दिली से कहा। जो होना था वो तो हो गया। मैं तो तुम्हारा इसलिए शुक्रगुजार हूं कि तुम्हारी वजह से आज मैं अपने अजीजों तक पहुंच गया। आमिर, अब मुझे इस बारे में यह कहना है कि तुम अपने अजीजों को मेरे पास ले आओ, उन्हें मैं एक महफूज जगह रखूंगा। दोस्त ने पेशकश की। इस मसले को फिलहाल मुलतवी रखो। आमिर उसे ज्यादा तफसील बताना नहीं चाहता था। अब मेरी उन लोगों से मुलाकात नहीं होगी, मुझे भाईजान को तलाश करना है। किस्मत हुई तो फिर मुलाकात होगी। अब तुम किधर जाना चाहते हो? दोस्त ने पूछा। आमिर ने सोचते हुए बताया, इन लोगों की तरफ से मुझे इत्मीनान हो गया। अब पहले मैं काहिरा जाऊंगा, अगर वहां से कुछ पता ना लगा तो जिधर दिल कहेगा उधर चला जाऊंगा। क्या अजब है कि इसी तरह मैं उन तक भी पहुंच जाऊं। उधर काहिरा में हालात बड़ी तेजी से तब्दील हो रहे थे। वजारत माब जरगाम ने यरूशलेम की सफारत को बारियाबी की इजाजत ना दी। वो इंतजार की सौबतें बर्दाश्त ना कर सका और तंग आकर यरूशलेम वापस हो गया। शाह यरूशलेम खिराज की भारी रकम का इंतजार कर रहा था। जब उसे मालूम हुआ कि खिराज तो एक तरफ रहा, जरगाम ने उसकी सफारत से गुफ्तगू करना भी गवारा नहीं की, तो वो आग बगोला हो गया। उसने फौरन लश्कर को तैयारी का हुक्म दिया और तीसरे ही दिन लश्कर लेकर बड़ी तेजी से काहिरा की तरफ बढ़ा। मिस्री जासूस यरूशलेम में मौजूद थे। उन्होंने फौरन 2 तेज रफ्तार सवार आगे पीछे काहिरा भेजे और वजारत माब को इत्तला दी कि शाह यरूशलेम मिस्र पर हमला करने आ रहा है। शाह यरूशलेम का मिस्र पर इस कदर रौब था कि अगर शाह की जरा भी नजर घूमती तो मिस्र से सफारतकारों की कतार बंध जाती और एक के बाद एक सरदार शाह यरूशलेम को मनाने के लिए यरूशलेम जाता था। लेकिन जरगाम ने यरूशलेम से आने वाली खबर पर कुछ तवज्जो ना दी। उसने दारुल वजारत में उमरा की एक मजलिस मुनक्कद की। उन उमरा में तकरीबन वही तमाम गिरोह बरकिया थे जिनका सरदार जरगाम बन गया था। जरगाम ने उमरा को बड़े जोश से मुखातिब किया। मैंने आप लोगों को इसलिए जमा किया है कि यरूशलेम से हमारे मुखबिरों ने इत्तला दी है कि शाह यरूशलेम बिला किसी जवाज या इश्तियाल के मिस्र पर लश्कर कशी का इरादा कर रहा है। मुझसे पहले मिस्र की वजारत पर जो वजीर मुकर्रर हुए वो सब यरूशलेम को एक मखसूस रकम खिराज के तौर पर सालाना अदा करते थे। इस वक्त हमारे हालात ऐसे नहीं हैं कि हम कोई भारी रकम शाही खजाने से निकाल सकें। फिर भी हमने इरादा किया था कि हालात दुरुस्त होते ही मुकर्रर रकम हम शाह यरूशलेम को भिजवा देंगे। लेकिन शाह यरूशलेम ने हमें तनबीह की है कि खिराज की रकम फौरी तौर पर अदा की जाए, वरना मिस्र पर हमला कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में आप लोगों की क्या राय और क्या मशवरा है? एक बरकिया अमीर ने जवाब दिया, वजारत माब इस मामले को हमसे बेहतर समझते हैं, हमें तो बस हुक्म दिया जाए कि हमें क्या करना है। दूसरे अमीर ने पहले अमीर की तायद की। फिर तो हर अमीर बारी बारी खड़ा होता तो पहले अमीर की बात से इत्तेफाक करता। जरगाम अपनी तारीफ सुन के फूल गया। मलिक शावर को शिकस्त देकर उसके हौसले बढ़ गए थे। यही हाल उसके लश्कर का था। वो भी बेगुनाहों पर जबरो तशद्दुद करके शेर हो रहा था। जरगाम ने बड़े गरूर से सर उठाया। खिराज देना मिस्रियों की तौहीन है। हम ईसाइयों से किसी तरह कम नहीं बल्कि उनसे ज्यादा ताकतवर हैं। मेरा ख्याल है कि हमें मैदान में निकलकर ईसाइयों का मुकाबला करना चाहिए ताकि खिराज की लानत हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मशहूर है कि जंग के लिए जोश से ज्यादा होश की जरूरत होती है, लेकिन मिस्रियों में ना तो जोश था और ना होश। वो तो सिर्फ जरगाम को खुश करना चाहते थे, इसलिए हर तरफ आवाजें बुलंद हुई। हम मुसलमान हैं, ईसाइयों से बेहतर कौम है, हम खिराज नहीं देंगे, हम ईसाइयों से लड़ेंगे और उनका मैदान में मुकाबला करेंगे, हम ईसाइयों को सबक सिखाएंगे। जरगाम किब्र नखवत का मुजस्मा बना हुआ था। उसके साथी अमीर भी उसकी तरह के थे। चुनाचे तय यह हुआ कि फौजें काहिरा से आगे बढ़कर बिलबीस में मोर्चा जमाया जाए ताकि ईसाई मिस्री हदूद में दाखिल ही ना हो सकें। जरगाम ने फौजों की कमान अपने दोनों भाइयों नासिरुद्दीन और फखरुद्दीन के सपुर्द की और लश्कर को कूच का हुक्म दिया। नासिरुद्दीन ने सोचा था कि बिलबीस पहुंच के कुछ दिन आराम करेंगे फिर वापस आ जाएंगे। ये बात उसके दिमाग में इसलिए आई थी कि जरगाम ने उसे चलते वक्त बताया था कि यरूशलेम के लश्कर से मुकाबले का कोई इम्कान नहीं, क्योंकि शाह यरूशलेम अभी तक इरादा ही बांध रहा है। उसका लश्कर अभी मिस्र की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ा। मलिक शावर को दमिश्क आए 2 माह हो रहे थे, लेकिन दरबार दमिश्क से उसके सिलसिले में अभी तक कोई फैसला ना हुआ था। मलिक शावर ने बारहा हजूर आली में पेश होने की इल्तिजा की, लेकिन उसे हर बार इंतजार करने का हुक्म हुआ। मलिक शावर इंतजार और मुसलसल इंतजार के कर्ब से निढाल हो गया था। वो हाँ या नहीं में 2 टोक जवाब चाहता था, ताकि अगर दमिश्क से मायूसी हो तो वो शाह यरूशलेम के पास जाके किस्मत आजमाई करे।
सुल्तान की तरफ से मायूस होने के बाद उसने अमीर नजमुद्दीन अय्यूब से मुलाकात की दरख्वास्त की, लेकिन नजमुद्दीन अय्यूब ने मुलाकात से साफ इनकार कर दिया। मलिक शावर को बताया गया कि उसके मामले में अगर कोई हाथ डाल सकता है तो वो सिर्फ अमीर असदुद्दीन शीरको है, जो कि दमिश्क की अफवाज का सिपह सालार होने के अलावा तमाम उमराए नूरिया का अमीरुल उमरा है। बस एक दिन मलिक शावर ने शाही मेहमान खाने से, जो उसके लिए कैद खाना बना हुआ था, अमीर शीरको को ऐसी दर्दनाक और दिलगुदाज दरख्वास्त लिखी कि शीरको उसे पढ़ के बेचैन हो गया। मलिक शावर ने अपनी दरख्वास्त के आखिर में लिखा था कि अगर सुल्तान शाम उसकी कोई मदद नहीं कर सकते तो वो उसे कत्ल करा दें, क्योंकि मलिक शावर को सिवाय दमिश्क के दरबार के और किसी जगह से मदद हासिल नहीं हो सकती। शीरको उसी वक्त शाही महल पहुंचा और मलिक शावर की दरख्वास्त सुल्तान के सामने रख दी। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मिस्र का ये माजूल वजीर बहुत चालाक मालूम होता है। जो शख्स जंगी अखराजात की अदायगी के साथ मुल्क की आमदनी का 3.5% हिस्सा भी अदा करने का एकदम वादा कर ले, उसकी बात का क्या एतबार किया जा सकता है। सुल्तान मुअज्जम का अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है, शीरको ने जवाब दिया। हुक्म आली हो तो इसे आज़ाद कर दिया जाए। नहीं शीरको, वो खतरनाक और चालाक आदमी हमारे लिए बहुत मुफीद साबित होगा। सुल्तान शीरको को जवाब देकर छत को घूरने लगा। शीरको चुप होकर रह गया, हालांकि उसकी ख्वाहिश थी कि मलिक शावर को आज़ाद कर दिया जाए। शीरको का काम खत्म हो गया था, लेकिन अब सुल्तान की इजाज़त के बगैर वो जा भी नहीं सकता था। सुल्तान देर तक ख्यालात में उलझा रहा। फिर शावर की मदद करना कोई मुश्किल बात ना थी, लेकिन उसे यकीन था कि मिस्र पर हमला होते ही शाह यरूशलेम जरगाम की मदद को पहुंच जाएगा। इस तरह उसे मिस्र और यरूशलेम दोनों ताकतों से बैक वक्त जंग करना होगी। शीरको, हमें मिस्र से किसी ताज़ा खबर की उम्मीद है, सुल्तान ने ख्यालात से वापस आते हुए कहा। इस मसले पर हम अगले हफ्ते गुफ्तगू करेंगे, तुम जा सकते हो। इजाजत मिलते ही शीरको ने रुखसती सलाम किया और बाहर आ गया। वहां से वो मलिक शावर के पास पहुंचा। मलिक शावर अमीर को देखकर बहुत खुश हुआ। अमीर मोहतरम, आपने इस गरीबुल वतन के पास आने की जहमत गवारा फरमाई, मैं इसके लिए अमीर का शुक्रगुजार हूँ। अमीर ने खड़े खड़े जवाब दिया, मलिक शावर, आपको सिर्फ एक हफ्ता और इंतजार करना होगा। उम्मीद है कि इस हफ्ते आपको जरूर जवाब मिल जाएगा। उम्मीद हो तो मैं एक हफ्ते क्या 1 साल इंतजार कर सकता हूँ, मलिक शावर ने मुर्दा आवाज में जवाब दिया। अमीर की ये क्या कम मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे 1 हफ्ते की उम्मीद दिलाई है। फिक्र ना कीजिए मलिक शावर, अल्लाह बेहतर करेगा। उसके साथ ही अमीर शीरको शाही मेहमान खाने से बाहर आ गया। दूसरे दिन जब सिर्फ शीरको सुल्तान के पास था तो सुल्तान ने फौरी बात छेड़ी। शीरको, हमें मलिक शावर की कुव्वत बर्दाश्त पर ताज्जुब है। हमने उसे मेहमान खाने में रखकर दरअसल उसके सब्र तहम्मुल का इम्तिहान लिया था, मगर ये किस कदर हैरत की बात है कि उसने महज एक उम्मीद पर इस कदर सब्र तहम्मुल का सबूत दिया और इंतजार के कर्ब से गुजरता रहा। सुल्तान मुअज्जम, मलिक शावर ने वाकई इंतजार की हद कर दी और अब भी वो नाउम्मीद नहीं है। शीरको ने सुल्तान से इत्तेफाक किया। सुल्तान ने फिर छत को घूरना शुरू कर दिया। शीरको चुपचाप खड़ा रहा। कुछ देर बाद सुल्तान ने सर घुमाकर कहा, मलिक शावर अगरचे काबिल एतमाद नहीं और मिस्र तक पहुंचने के लिए हमारे लश्कर को आग और खून से खेलना होगा, लेकिन मिस्र को जरगाम जैसे नातजर्बाकार गुलाम के कब्जे में नहीं रहना चाहिए। उससे किसी वक्त भी कोई बड़ी गलती सरजद हो सकती है। सुल्तान के मुंह से निकली हुई बात सच हो गई। 1 हफ्ता भी ना गुजरा था कि मिस्र से आने वाले मुखबिर ने सुल्तान को खबर दी कि मिस्र और यरूशलेम में जंग छिड़ गई है। उस वक्त सुल्तान के करीब शीरको के अलावा 2-3 और अमीर मौजूद थे। जंग में पहल किसने की, सुल्तान फिक्रमंद हो गया था। आलिजा, जिस वक्त मैं मिस्र से चला हूं उस वक्त मिस्री लश्कर मैदान जंग की तरफ रवाना हो रहा था, मुखबिर ने सादगी से बताया। सुल्तान ने सख्त नजरों से मुखबिर को देखा। तुमने मिस्री लश्कर को सिर्फ जाते देखा था या मिस्र और यरूशलेम के लश्करों को लड़ते देखा था? सुल्तान अली वकार, जब मैं यरूशलेम से गुजरा तो मैंने यरूशलेम के लश्कर को मिस्री सरहद की तरफ जाते देखा था। मुखबिर का जवाब अब भी मुबहम था। होश की बातें कर, सुल्तान बिगड़ गया। तूने मिस्र का लश्कर देखा, यरूशलेम का लश्कर देखा, मगर जंग होते नहीं देखी। हो सकता है कि उनमें सुलह हो गई हो। जी आलिजा, सुलह भी हो सकती है। मुखबिर घबरा गया। तुम्हें जासूस के अहम ओहदे से सुबुकदोश किया जाता है। सुल्तान ने उसकी मुलाजमत पर खते तनसीक फेर दिया। 2 लश्करों को मुतहरिक देखकर यह तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुमकिन है कि वो दोनों टकरा जाएं, लेकिन उन्हें देखकर यह कहना कि उनमें जंग छिड़ गई है, ये बात लग़व और गैर जिम्मेदाराना है। फिर सुल्तान ने शीरको को मुखातिब किया, इस जासूस को हिरासत में रखा जाए। अगर मिस्र से यह खबर आए कि यरूशलेम और मिस्र में जंग शुरू हो गई है तो इसे मुलाजमत पर बहाल कर दिया जाए, वरना इसे दोबारा हमारे सामने पेश किया जाए।
शिरको ने जासूस को एक गुलाम के हवाले कर दिया कि इसे कैद खाना भेज दिया जाए। जासूस खुद अपनी गलती से कैद खाना पहुंच गया। उसने ये सही कहा था कि मिस्री लश्कर सरहद की तरफ जा रहा है, और उसका यह कहना भी दुरुस्त था कि यरूशलेम का लश्कर मिस्र की तरफ कूच कर रहा था। दो लश्करों का एक दूसरे की तरफ रवाना होना इस बात की दलील तो था कि जंग होने वाली है, मगर इसे इस तरह बयान करना कि मिस्र और यरूशलेम में जंग शुरू हो गई है यकीनन गलती थी, जिसका नतीजा जासूस को भुगतना पड़ा। इसलिए उस दौर का मशहूर कौल है कि बादशाहों के दरबार में बगैर तस्दीक किए कोई बात मत करो, क्योंकि बादशाह तलव्वुन मिजाज होने में कभी गलत बात सुन के इनाम देते हैं तो कभी सच बात पर नाराज होकर सूली पर चढ़ा देते हैं। जल्दबाज जासूस कैद खाना पहुंच गया, मगर उसकी कही हुई बात सच हो गई। यरूशलेम के बादशाह मालरिक ने उस बात को अपनी तौहीन समझा कि उसकी सफारत को जरगाम ने दारुल वजारत में घुसने भी नहीं दिया। मिस्रियों और खासकर जरगाम की उस जुर्रत पर वो झल्ला उठा और फौरन फौजियों को दुरुस्त करके मिस्रियों पर लश्कर कशी के लिए चल पड़ा। जरगाम को उसके गरूर ने इस कदर खुदसर कर दिया था कि वो यरूशलेम की सफारत को जरा भी खातिर में ना लाया, लेकिन उसे ये मालूम था कि शाह यरूशलेम उसे माफ ना करेगा और इत्तला पाते ही मिस्र पर चढ़ दौड़ेगा। उसने अपने उमरा को गलत या सही तरीके से अपना हमनवा बना लिया था और वो यरूशलेम को खिराज अदा करने से मुनकिर हो गए थे। जरगाम उनके जोश से फायदा उठाना चाहता था, इसलिए उसने दोनों भाइयों की सरकर्दगी में एक लश्कर सरहद की तरफ रवाना कर दिया था कि ईसाइयों को सरहद में दाखिल होने से पहले ही रोक दिया जाए। यरूशलेम और मिस्र के लश्कर बढ़ते बढ़ते बिलबेस के मकाम पर आमने सामने हो गए। यरूशलेम के लश्कर की कमान खुद शाह मालरिक कर रहा था। उसने बिलबेस पहुंचते ही मिस्रियों के सामने मोर्चे लगा दिए। मिस्री पहले पहुंच गए थे, इसलिए वो बेहतर जगह पर मोर्चा बंद थे। शाह यरूशलेम को मिस्रियों पर ताज्जुब हो रहा था कि एक जमाने से वो बेचूं चरा खिराज अदा कर रहे थे। मिस्र के किसी वजीर को ये जुर्रत ना हो सकी कि शाह यरूशलेम से मुकाबले का तसव्वुर भी कर सके, लेकिन आज मिस्री फौज उनके मद्दे मुकाबिल थी। शाह यरूशलेम ने एहतियात के तौर पर मिस्री लश्कर की तरफ अपना एक नुमाइंदा भेजा। यरूशलेम का नुमाइंदा नेज़े पर सफेद कपड़ा बांधकर अपने लश्कर से निकला। मिस्रियों ने कोई रोक टोक नहीं की और नुमाइंदे को फखरुद्दीन और नसीरुद्दीन के खेमे में पहुंचा दिया। नुमाइंदे ने दो सरदारों को खेमे में देखकर ताज्जुब किया, फिर बोला, मैं शाह यरूशलेम के नुमाइंदे की हैसियत से ये पूछना चाहता हूं कि आप दोनों में से मिस्र के वजीर आजम कौन है? नसीरुद्दीन ने जवाब दिया, वजारत माब काहिरा में है। हम दोनों वजारत के भाई और इस लश्कर के सिपे सालार हैं। तुम्हें जो कहना है वो कह सकते हो। नुमाइंदे ने एक लम्हा सोचने के बाद कहा, शाह मुअज्जम ने पैगाम भेजा है कि उनका मिस्र से कोई इख्तलाफ नहीं, उन्हें सिर्फ मुकर्रर खिराज चाहिए। खिराज अदा कर दिया जाए तो यरूशलेम का लश्कर यहीं से वापस हो जाएगा। नसीरुद्दीन ने उसका मजाक उड़ाया, तुम्हारे शाह को यह मालूम ही नहीं कि मिस्र का कलमदाने वजारत इस वक्त हमारे मोहतरम बिरादर अमीर मलिक जरगाम के पास है, जिसके हाथ में मिस्रियों की किस्मतें हैं। एक वक्त था कि मिस्री तुम्हारे शाह को खिराज अदा करते थे, लेकिन वक्त यकसा नहीं रहता। अब हुकूमत हमारे भाई के पास है। उन्होंने हमें हुक्म दिया है कि यरूशलेम के बादशाह को अल्फाज की जबान या तलवार की जबान से समझाया जाए कि मिस्र की तरफ से खिराज अदा करने का तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर चाहे यरूशलेम हमसे दोस्ती के ख्वाह हैं तो लश्कर वापस ले जाएं, हम उनका रास्ता नहीं रोकेंगे, वरना अगर हमने एक बार तलवार नियाम से बाहर निकाल ली तो फिर हमारी तलवार उस वक्त तक म्यान में वापस नहीं जाएंगी जब तक वो खिराज जो मिस्र से अब तक वसूल किया था वो तमाम खिराज वापस नहीं किया जाता। यरूशलेम का नुमाइंदा इस कदर सख्त अल्फाज और लहजा बर्दाश्त ना कर सका। उसने जवाब दिया, मिस्री लश्कर ने अभी यरूशलेम की तलवार की काट नहीं देखी। खुदावंदे यसू मसीह की कसम, अगर हमारी तलवार बेनियाम हो गई तो मिस्रियों के खून के दरिया बह जाएंगे, बस्तियां वीरान और शहर कब्रिस्तान बन जाएंगे। चुप हो जा बदजबान, फखरुद्दीन ने नुमाइंदे को डांटा। अगर तू शाही नुमाइंदा ना होता तो अब तक तेरा सर कलम किया जा चुका होता। जा और शाह यरूशलेम से कह दे कि अपनी खैर चाहता है तो चुपचाप यरूशलेम वापस चला जाए, वरना बिलबेस उसका और उसके लश्करियों का कब्रिस्तान बनेगा। नुमाइंदा बदजबान होने के साथ साथ मुंह जोर भी था। उसने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। जिस लश्कर के सालार इस कदर मगरूर हो वो लश्कर मैदान जंग में कितनी देर ठहरेगा? ऐ मिस्र वालों, तुमने यरूशलेम के खास नुमाइंदे की तौहीन की है, इसका बदला तुमसे मैदान जंग में लिया जाएगा। नुमाइंदा खेमे के बाहर आया, अपने घोड़े पर सवार हुआ और अपने लश्कर में वापस चला गया। जिस तरह दमिश्क का सुल्तान मिस्रियों से जंग करने से हिचकिचा रहा था,
اسی طرح یروشلم بھی مصر سے کھلی ہوئی جنگ سے گریز کر رہا تھا۔ وہ فوج لے کر مصر پر اس لیے چڑھ دوڑا تھا کہ مصر اس سے خوفزدہ ہو کر بغیر جنگ و جدل کے تاوان ادا کر دے گا اور وہ یروشلم واپس ہو جائے گا۔ اسی لیے اس نے پہلے مصالحتی طریقہ اختیار کیا اور اپنا نمائندہ بھیج کر خراج طلب کیا، لیکن زرغام کے دونوں بھائی ملک شاور کو شکست دے کر اس قدر مغرور ہو گئے تھے کہ وہ کسی طاقت کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔ امالرک شاہ یروشلم نے مصری سپہ سالار کا جواب سنا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور اس نے اسی گھڑی طبلِ جنگ بجوا دیا۔ مصری فوج کو تو جنگ کے لیے بھیجا ہی گیا تھا۔ نصیر الدین اور فخر الدین نے طبلِ جنگ کی آواز سنی تو جواب میں مصری لشکر میں بھی طبلِ جنگ بجا دیا گیا۔ طبلِ جنگ یا جنگ کا نکارہ بجنے کا مطلب ہوتا تھا اعلان جنگ۔ دونوں طرف صف بندی ہو چکی تھی۔ مصریوں اور یروشلم والوں کے لڑنے کا ایک ہی طریقہ تھا، وہی میمنہ، میسرا اور کلب، دونوں طرف اسی ترتیب سے فوجیں صف آرا ہوئی تھی۔ شاہ مالرک کلب فوج میں تھا۔ اس نے پہلے کلب کو بڑھنے کا حکم دیا۔ عیسائی کلب نے ایسی زبردست یلغار کی کہ مصری کلب کو تھوڑا سا پسپا ہونا پڑا، لیکن وہاں نصیر الدین اور فخر الدین موجود تھے۔ انہوں نے فوجیوں کے دل بڑھا کر انہیں جما دیا، پھر جوابی حملہ کیا۔ ان کا جوابی حملہ بھی تیز تھا۔ وہ نہ صرف اپنی جگہ واپس آ گئے بلکہ عیسائیوں کو دباتے ہوئے ان کے لشکر میں گھس گئے۔ بڑے گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی۔ ایک کا میمنہ دوسرے کا میسرا اور دوسرے کا میسرا پہلے کے میمنے میں بھیڑا ہوا لڑ رہا تھا۔ کلب کے سامنے تھا۔ 4 گھنٹے کی مسلسل شدید جنگ مصریوں نے بڑے حوصلے سے لڑی، لیکن مصری لشکر میدان جنگ کا عادی نہ رہا تھا۔ فاطمی خلیفہ اپنی حریم خلافت میں سمٹ گیا تھا اور اس کے اختیارات پر مصر کے وزیر اعظم نے قبضہ کر رکھا تھا۔ مصر پر یروشلم کا اثر و رسوخ بڑھ گیا تھا اور خراج ادا کرنے کی وجہ سے مصری غیر شعوری طور پر یروشلم کو مصر سے زیادہ طاقتور ملک سمجھنے لگے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ 4 گھنٹے کے بعد مصری لشکر میں سستی کے آثار نظر آنے لگے اور مکمل شکست سے بچنے کے لیے زرغام کے دونوں بھائیوں نے پسپائی اختیار کی۔ دوسری طرف آغاز جنگ کے وقت امالرک شاہ یروشلم کا خیال تھا کہ مصری لشکر 2 گھڑی بھی میدان میں نہ ٹھہر سکے گا، لیکن مصریوں نے جس شدت سے حملہ کیا اور مدافعت میں جس نظم کا ثبوت دیا، اس سے امالرک کا خیال بدل گیا۔ چنانچہ جب مصری لشکر نے پسپائی اختیار کی تو امالرک نے ان پر ایک دم دباؤ ڈالنے کی بجائے آہستہ آہستہ تعاقب شروع کیا۔ اسے خوف پیدا ہوا کہ کہیں اس کا لشکر بھی گھیرے میں نہ آ جائے یا پھر مصری کہیں پلٹ کر حملہ نہ کر دیں۔ امالرک کے اس رویے سے مصریوں نے فائدہ اٹھایا اور وہ بغیر کسی جانی نقصان کے محفوظ مقام تک پسپا ہو گئے۔ قاہرہ میں جب زرغام کو شکست کی خبر ہوئی تو تل ملا اٹھا اور قاہرہ سے ایک تازہ دم لشکر لے کر بھائیوں کی مدد کو روانہ ہوا۔ شاہ یروشلم بہت سنبھل کے آگے بڑھ رہا تھا، اس لیے دونوں لشکروں میں کافی فاصلہ ہو گیا تھا۔ زرغام وہاں پہنچا تو چند امیروں نے اسے ایک اور مشورہ دیا۔ اس سے شاہ امالرک کی پیش قدمی کو روکا جا سکتا تھا، لیکن یہ ایک انسانیت سوز حکمت عملی تھی جس کی وجہ سے مصری عوام کی اسے کوئی پرواہ نہ تھی۔ اس لیے اس نے شاہ مالرک سے بچنے کے لیے عوام دشمن تدبیر پر عمل کرنے کا حکم دے دیا۔ مصر کا شمار دنیا کے سب سے زیادہ زرخیز اور شاداب ملکوں میں ہوتا تھا، حالانکہ مصر میں بارش کا نام و نشان نہ تھا۔ دراصل یہ تمام زرخیزی اور شادابی مصر کے دریائے نیل کی وجہ سے تھی۔ دریائے نیل میں جون سے ستمبر تک سیلاب آتے تھے، لیکن ان سیلابوں کی یہ صفت تھی کہ دریا اپنے کناروں سے باہر نہ نکلتا تھا اور مصر والے بڑے ہوئے پانی کو نہروں کے ذریعے آبپاشی کے کام میں لاتے تھے، اور اگر پانی کناروں سے نکلتا بھی تھا تو اس سے زمین خود بخود سیراب ہو جاتی تھی اور مصر میں دریا کے ارد گرد کے تمام علاقے کھیتوں میں تبدیل ہو کر لہلہانے لگتے تھے۔ مصر کی کامیاب زراعت اور سرسبزی کا یہی راز تھا۔ مصر کا بچہ اس راز سے واقف تھا، چنانچہ زرغام نے اس سے نہایت کامیاب فائدہ اٹھایا۔ شاہ یروشلم نے ستمبر 1163 عیسوی میں مصر پر حملہ کیا تھا۔ اس وقت دریا میں سیلاب آیا ہوا تھا اور سیلاب کے پرجوش دھارے کنارے سے نکلنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے تھے۔ ایسے میں زرغام نے حکم دیا کہ دریا کے تمام بند اور سنگی پشتے دار راستے توڑ دیے جائیں۔ لشکر پہلے ہی محفوظ مقام تک سمٹ چکے تھے۔ بند اور سنگی پشتے ٹوٹتے ہی سیلاب کا ریلے دار پانی طوفانی موجوں کی طرح چاروں طرف پھیل گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے کیا آبادی اور کیا کھیت کھلیان سب پانی میں ڈوب گئے اور بہہ گئے۔ پتہ نہیں کتنی زندگیاں موت کے منہ میں چلی گئیں۔ اجناس اور دوسرے سامان کا نقصان الگ ہے، کیونکہ ملک کا تقریباً نصف حصہ گہرے پانی میں ڈوب گیا تھا۔ زرغام کو یہ فائدہ ضرور پہنچا کہ اس کا تعاقب کرنے والا لشکر آگے نہ بڑھ سکا اور شاہ یروشلم کو واپس جانا پڑا۔ بہرحال یہ ایک جنگی چال یا فوجی حکمت عملی تھی۔ جنگ میں ہر چیز جائز ہوتی ہے،
اس ترکیب سے زرگام نے وقتی طور پر تو شاہ یروشلم کو واپس جانے پر مجبور کر دیا، لیکن اس سے قاہرہ اور دور و نزدیک کی کئی آبادیاں تباہ ہو کر رہ گئیں